मॉर्निंग, अ वेरी हैप्पी थर्सडे टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ आपके होस्ट सैयदा रनम फातिमा। आज क्योंकि यूनाइटेड नेशंस एक डे सेलिब्रेट कर रहा है तो हम उस डे के हवाले से भी बात करेंगे। डे क्या सेलिब्रेट कर रहा है? डे ये सेलिब्रेट कर रहा है कि किसी को भी मजहब की बुनियाद पर तशद्दुद का या किसी भी तकलीफ का निशाना नहीं बनाना चाहिए। मज़ीद मैं इस पर डिटेल्स दूंगी, लेकिन उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं मौसम को। पाकिस्तान का मौसम हो रहा है खुशगवार और अगस्त का जो आखिरी स्पेल है वो एंटर हो चुका है। 23 और 24 अगस्त को पेशन गोई की थी कि भाई बड़ी भारी रेनफॉल्स होंगी और इंशाल्लाह ताला इसके बाद जो ये वाला स्पेल है वो ख़त्म हो जाएगा। जो कि ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश या इंडिया से जो ये स्पेल आ रहा है, ये वाला स्पेल जो है वो अब एंड हो जाएगा। तो आज कराची में हो रही थी बारिश रात के 4 बजे से। लोग कह रहे हैं कि भाई 4 बजे हम उठे थे तो 4 बजे से बारिश हो रही है। मेरी अम्मी 5 बजे उठी थी तो उन्होंने कहा कि भाई 5 बजे से बारिश हो रही है। मैं 7 बजे उठी थी तो मैंने देखा 7 बजे से बारिश हो रही है। तो कराची की ये रही है सूरत हाल। 31 डिग्री सेंटीग्रेड कराची का हो रहा है वेदर। क्लाउडी है और साथ ही साथ जो है वो मैंने आपको बताया कि बारिश भी हो रही है, तेज़ कम ज़्यादा यहाँ प्रेडिक्शन में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज हो रही है बारिश। उसके साथ ही साथ अगर लाहौर की बात कर ली जाए तो आज लाहौर का वेदर बड़ा धूप निकली हुई है, बड़ा सनी वेदर हो रहा है लाहौर का। लाहौर का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। विंड जो है 14 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही हैं, यानी कि आज भी लाहौर में गर्मी जो है वो ज़्यादा है। अब अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो पंजाब में बारिशों का सिलसिला इस वक्त नहीं है। इस्लामाबाद में भी आज निकली हुई है धूप और सूरज अपने पूरे आबोताब से 34 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर आया हुआ है। हवाएं इस्लामाबाद में भी बहुत कम चल रही हैं। तो पंजाब की तरफ हो रही है गर्मी और सिंध इंजॉय कर रहा है, जी जनाब, बारिशें इंजॉय कर रहा है। और आज पकोड़े जो है लोगों के घरों में बनेंगे। कल बहुत तेज़ बारिश होने वाली है और जब बारिश होती है तो मैंने आज सुबह ही मैं सोची थी कि प्रिकॉशंस मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। पता आप लोगों को भी होते हैं, पता सबको होते हैं, लेकिन क्या होता है कि जहन से काफ़ी दफ़ा निकल जाते हैं क्योंकि बारिशों का सिलसिला जारी हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि लाइट जो है वो आपको विदाउट एनी नोटिस लाइट चली जाए, टाइम के अलावा लाइट चली जाए। तो अपनी जो भी ज़रूरी काम है, जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, तो कपड़े वगैरह अपनी पहले से रेडी रखिएगा। दूसरी बात ये, क्योंकि अब दोबारा से बारिश का सिलसिला कल से जारी हो जाएगा, कल और परसों तेज़ बारिशें होंगी, तो बिजली से एहतियात करें। आप लोगों को मालूम है कि रीसेंट डेज़ में कितनी ज़्यादा अमवात सामने आई हैं। सिर्फ बिजली के खम्भों से दूर रहें। अगर कहीं पानी खड़ा हुआ है तो कोशिश करें कि उस रूट को अवॉइड कर दें, क्योंकि आपको नहीं पता कि वहाँ पर शायद कोई खुला तार बिजली का गुजर रहा है। खम्भों से दूर रहें और बच्चों को स्पेशली बारिश में कोशिश करें कि ऐसी जगह पर खेलें जहाँ पर बिजली का कोई लेना देना ना हो। इसी के साथ ही साथ हम अब शामिल करते हैं हमारे सबसे मज़ेदार सेगमेंट जो आपका भी बहुत फेवरेट होता है, मेरा भी बहुत फेवरेट होता है। जैसा कि मैंने बताया, यूनाइटेड नेशंस आज 22 अगस्त को सेलिब्रेट करती है एक ऐसा दिन कि जिसमें उन लोगों को जिन्हें मजहबी बुनियाद पर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उसके खिलाफ ये दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आप तमाम लोगों के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट अंजुम रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह के शुक्र है, ठीक ठाक हैं। वेदर एंजॉय किया आज आपने? हाँ, वेदर अच्छा है, क्लाउडी है, बहुत उम्दा है, सी ब्रीज बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। सर, इस डे की जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, मज़ीद मैं क्या डिटेल आपके सामने तो मैं कोई भी डिटेल्स नहीं दे सकती। तो सर, आपको क्या लगता है, हिस्ट्री की तरफ हम जब देखते हैं दुनिया की, पूरी दुनिया की हिस्ट्री में, तो कौन से ऐसे बड़े इवेंट्स आए कि यूनाइटेड नेशंस को ये डे डिक्लेयर करना पड़ा? देखिए, ये डे अभी हाल ही में 10-15 साल पहले ही उनकी ह्यूमन राइट्स जो डिवीज़न है या चार्टर जो है उसमें ऐड किया था कि इन दिनों को मनाएंगे। इसमें जो सबसे बड़ा मुहर्रक था उस वक्त वो 95-96 में बोस्निया की जो सूरत हाल थी, और उसमें एक तो हमने हिटलर का हॉलोकॉस्ट सुना था कि यहूदियों को गैस चेम्बर्स में जिस तरह से बेदर्दी से मारा गया था, और वो यकीनन एक पूरी नस्ल को वो ख़त्म करना चाह रहा था अपनी जुनून में। इसी तरह बोस्निया में सूरत हाल थी कि वो वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन को ख़त्म करना चाह रहे थे। टर्क्स थे, बुनियादी तौर पे ईस्टर्न यूरोप की हिस्ट्री भी बहुत पुरानी है। ये टर्क्स थे जिन्होंने कि ये इलाके फ़तह किए थे जब ये सल्तनत उस्मानिया थी, तो ईस्टर्न यूरोप के इलाके, और ये कुछ टर्किश रेसेस वहीं रह पड़ी थी, तो वहीं के होकर रह गए थे, लेकिन थे मुस्लिम। तो वो एक इनमें
फ्रिक्शन पैदा हुआ था वहाँ के क्रिश्चियंस में और मुस्लिम्स में, और उन्होंने ये गालिबन यही तय किया था कि इन मुस्लिम्स को यहाँ से निकाला जाए क्योंकि ये हमारी इक़्तिसादियात पे और हमारी डेमोग्राफी तो बहुत जुल्म हुआ था। एथनिक क्लिनजिंग जैसा मज़मूम लफ्ज़ वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा था। मैं ख़ुद वहाँ रिपोर्टिंग करके आया हूँ और मैंने ख़ुद देखा है कि किस तरह से बेईमाना तशद्दुद हो रहा था। बनामे मज़हब मासूम लोग थे, औरतें थीं, बच्चे थे, उनको उनकी नस्लें बदल रहे हैं। उनकी इस किस्म का जो इस वक्त जुनून आप इंडिया में देख रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, मैंने बोस्निया में वही देखा था। और मैं डरता हूँ उस सिचुएशन से कि अल्लाह न करे वो सिचुएशन आ जाए। मगर हैविंग सेड दैट, मैं जैसे पहले भी कहता हूँ कि 20 करोड़ की आबादी है मुसलमानों की, 20 करोड़ से ज़ायद है, तो डिक्लेयर करते हैं 20 करोड़। उनके यहाँ भी सेंसस में डंडी मारी जाती है, जैसे कराची की आबादी में कहते हैं कि डंडी मारी जाती है वरना तो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बढ़ जाएंगी, सूबाई असम्बली में कराची की नुमाइंदगी ज़्यादा हो जाएगी। और कुछ लोगों को ये सूरत हाल चूँकि किसी तरह भी सूट नहीं कर रही है, लिहाजा वो हमेशा जब आबादी की बात आती है तो 1/3 आबादी की तो डंडी मार जाते हैं, है ना। बिल्कुल ऐसे है। इसी तरीके से इंडिया में वो करते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने एक्चुअल सेंसस में मुस्लिम पॉपुलेशन डिक्लेयर कर दी तो मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा असम्बली में, पार्लियामेंट में ज़्यादा, और एक इफ़ेक्टिव यानी टूल बन के रह जाएगा। तो इसलिए वो 20 करोड़ का फिगर करते हैं, लेकिन जो कहने वाले वो ये कहते हैं कि अब तो 25-30 करोड़ से तजावुज़ करेंगे। तो इतनी बड़ी माइनॉरिटी को इतना जेनोसाइड जो है गो के मुमकिन नहीं है। लेकिन जुनून जो होता है, जिस तरीके से सरकारी सरपरस्ती में इंडिया में चल रहा है, वहाँ ख़दशा ये है कि चूँकि वहाँ अक्सरियत है नॉन मुस्लिम्स की, मगर एक चीज़ ये है कि जो इस तरह के कट्टर हिंदू हैं फिर वो बहुत कम रह जाते हैं, क्योंकि हिंदुओं में भी इनकी ज़ात पात बहुत हैं, और फिर सिख हैं वहाँ, फिर क्रिश्चियंस रह रहे हैं दूसरे। साउथ में केरला वगैरह में आप चले जाएं, वहाँ फ़िरका वाराना फसादात आज तक नहीं हुए। वो अपने कल्चर तहजीब से इतने जुड़े हुए हैं कि उनके यहाँ मज़हब जो है वो नफ़रत के मायने नहीं रखता। वो एक बहुत ही आज़ाद ख्याल केरला इंडिया की जो रियासत है साउथ में, जिन्हें मलाबारी भी कहते हैं, जो मिडल ईस्ट वगैरह में खासा उनकी मैन पावर काम भी कर रही होती है। जनाब, क्या आपको ये पता है कि पूरी दुनिया में शेक्सपियर सबसे ज़्यादा केरला में पढ़ा जाता है। इंग्लैंड में नहीं पढ़ा जाता जहाँ का था शेक्सपियर, अमेरिका में नहीं पढ़ा जाता, सबसे ज़्यादा शेक्सपियर पढ़ा जाता है केरला में। इंडिया की वाहिद स्टेट है जिसकी ख्वानदगी यानी लिटरेसी रेट 100% है, 100% है। तो ये तालीम जो होती है इसने इतना तो कम से कम किया है कि पिछले 70-72 साल में भी आप ये देख लिए कि वहाँ कोई फ़िरका वाराना फसादात नहीं हुए, हिंदू मुस्लिम लड़ाइयाँ नहीं हुई वहाँ पे। ये एक तो ये एक पूरी स्टेट है, करोड़ों की आबादी है, ये नहीं इन्वॉल्व होंगे तो जेनोसाइड होगा, तो उसमें दोनों तरफ से खून बहेगा मुसलमान को। अब जिस तरह ये पब्लिक लिंचिंग हो रही है वहाँ किसी एक मुसलमान को, कल भी मुझे किसी ने इंडिया से ही मेरे दोस्त ने फेसबुक पे एक क्लिप भेजा था। एक बड़े मियाँ हैं बेचारे, कोई 75-80 साल के, और उनको ये हिंदू लड़के घेर के और वही उनसे मजहबी नारे लगवा रहे हैं और उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनको ठोकरें मार रहे हैं, वो ज़मीन पे गिर गए। मगर हैविंग सेड दैट, ये चीज़ें जैसे कल भी डिस्कस हुआ था, ये आलमी ज़मीर पे बहुत बड़ा असर डाल रहे हैं, ये मुतासिर कर रहे हैं, क्योंकि ये मुझे और आपको ही फेसबुक नहीं आता, मैं और आप फॉरवर्ड भी करते हैं और ये हर जगह जाता है। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि बहुत जल्द अपना जो एक ओपिनियन है आलमी तौर पर वो खो देंगे। लोग उनसे सवाल करना शुरू हो जाएंगे कि कम से कम ये लिंचिंग तो बंद करो। खुद इंडिया में, इंडिया के कई तबकात ऐसे हैं कि जिन्होंने मजम्मत करनी शुरू कर दी है इस चीज़ की। तो ये जो मजहबी बुनियाद पे अब हम जब देखते हैं, देखिए 5000 साल की नोन हिस्ट्री में जंगें जब हुई हैं, कत्ल गारत गरी हुई है, 2-3 हुए तो ज़मीन पे हुई है। एक इक़्तिसादियात पे, दौलत, इकोनॉमिक्स पे, और एक नज़रिए यानी मज़हब पे हुई है, बनामे मज़हब। सही, ठीक है ना। मैं अपना मज़हब राइज करने के लिए आपकी टेरिटरी में चढ़ गया। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में झांकें, जो सलेबी जंगों का एक कंसेप्ट था सर, उसकी अगर हमें थोड़ी सी हिस्ट्री आप बताते तो। देखिए, सलीबी जंगें जो है ना वो एक बिल्कुल दूसरी चीज़ थी। ये यरूशलेम पे कब्ज़े का चक्कर था। मतलब वो एक मजहबी बुनियाद पर नहीं थी वो जंग? मजहबी थी। हज़रत
देखिए यरूशलेम जब मुसलमानों ने फतह किया जी जी और उस पर क्लेम जो था वो मसीहियों का भी था, क्योंकि बिल्कुल। हज़रत ईसा तो वहीं नाजरत में पैदा हुए थे, तो लिहाजा उन्होंने उस लैंड को एक्वायर करना चाहा। सही। तो लिहाजा जंगें शुरू हुई। एक शायद टेलीफोन कॉल आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल सही। आप यहाँ बात पर कर कॉल लें, ले फिर लेते मैं हैं। इस बात को आगे बिल्कुल, बढ़ाता हूँ। ये बिल्कुल डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? वालेकुम सलाम। रनम कैसी हैं? याहिया बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। याहिया आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। और रंजुम रजी साहब को बहुत सलाम हो। और मैं बड़ी गौर से इनकी बातें सुनता हूँ और बातों बातों में इतनी हकीकत पसंदाना बातें कर जाते हैं, बहुत लेकिन ज्यादा। समझने वाले वो समझ जाते हैं। बात ये है कि जो आदमी पढ़ता है, जो आदमी का एक्सपीरियंस होता है, वो जरूर जाहिर होता है। देखिए आप इनको बुलाते हैं ना, मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं बचपन से बीबीसी सुनता रहा हूँ, वॉइस ऑफ अमेरिका सुनता हूँ, चलो बहुत सारी मैंने रेडियो डीचे वाला भी सुनता रहा हूँ। तो बात ये कि आप जब कंपेयर कर रहे होते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि आप कहाँ खड़े हैं। इन्होंने जो एक बात कही ना, जो इंडिया के बारे में, केरला के बारे में, केरला जो है 99% में एजुकेशन होती है, वहाँ हर आदमी यानी स्वीपर तक भी वो ग्रेजुएट होता है। मैं ही कहता हूँ कि अगर आप इंडिया को हमने सिर्फ बॉलीवुड तक महदूद कर दिया, आप अपने दुश्मनों से भी सीख सकते हैं ना। बात ये कि जब आप किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं ना, मैं इनसे साहब आप जानते हैं अच्छी तरह कि इंडिया में यूनिफाइड सिस्टम ऑफ एजुकेशन है। जब हम दुनिया की मिसालें दे रहे होते हैं ना, हमारे वजीर आजम दे रहे थे, हमारे लोग दे रहे होते हैं, हम उनको फॉलो नहीं कर रहे होते। हम किसी चीज को फॉलो नहीं करते। हमारे यहाँ सिर्फ इंडियन फिल्मों में बेहुदा फिल्में, बेहुदा ड्रामे दिखाए जाते हैं, जबकि वहां इन्होंने किस तरह तरक्की, उन्होंने किस तरह डिलीशन प्रोग्राम के तहत अपनी कंपनीज को बनाया। तो वी हैव टू लर्न फ्रॉम द वर्ल्ड। हम सिर्फ ये गप्पाजी करके गुजारा नहीं कर सकते। मेरा सवाल सर से ये है, अंजुम निजी साहब से, बात ये है कि जब हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं, या तो हम किसी को फॉलो करते हैं, या तो हम किसी को अपना फुटस्टेप उसके फॉलो करते हैं। हम मिसालें सबकी देते हैं, लेकिन हम कोई चीज नहीं कर रहे, तो हम हर गलत चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं, और हर अच्छी चीज जो हम शायद अपने दुश्मनों में भी सीख सकते हैं, वो नहीं करते। तो हम आज कहाँ खड़े हैं? क्योंकि हम जाहिर कौमें बदल जाती है ना, आपको पता है 60 साल में कौमें बहुत ज्यादा टाइम होता है। आप अपने इर्द गिर्द छोटी छोटी कंट्रीज को देखें, उन्होंने अपनी नेशन को चेंज किया है। तो मेरा सवाल मेरे हिसाब से ये है कि हम आज अगर अपने आप को दुरुस्त करना शुरू करते हैं, और फिर और इस दुरुस्ती के लिए क्या क्या हमें इक़दाम करने पड़ेंगे, जो हम अपने बिल्कुल 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 समझ गई हूँ मैं याया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। याया कह रहे हैं हम अपने दुश्मनों से सीख भी तो सकते हैं। नहीं, बिल्कुल। जहाँ हम बड़ा इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं और एनिमी स्टेट हमने डिक्लेयर किया हुआ है, उसके बॉलीवुड के हम बिगड़ तो रहे हैं, हम उसका बॉलीवुड देख के, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग। देखिए बदकिस्मत, याया साहब की बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। बदकिस्मती से जब पाकिस्तान बना तो हमने जो लाइन पे लगा दिया, वो लगा दिया कि हम जो हैं सबसे आला व अरफा हैं, हम दुनिया में रूल करने के लिए पैदा हुए हैं, और हमारे असलाफ ने तो ये काम किया था। हमारा सिलेबस भी इसी तरह का बनता गया। उसके बाद हम एक दूसरे को कहते गए कि बंगाली अच्छा है, या बलोची अच्छा है, या पठान अच्छा है, या पंजाबी अच्छा है, या सिंधी। हम आपस के तजाद में, हम इन झगड़ों में थे 70 साल में। इंडिया इन झगड़ों में पढ़ने की बजाय उसने अपने तालीमी निज़ाम पे तवज्जो देनी शुरू कर दी, और दुनिया की यानी आला तरीन, बेहतरीन तो नहीं कह रहा, लेकिन मोस्ट सिग्निफिकेंट यूनिवर्सिटीज़ और टेक्निकल एजुकेशन इंडिया में, उसका सबूत दे दूँ। गूगल का CEO एक इंडियन है इस वक्त, माइक्रोसॉफ्ट का CEO एक इंडियन है, नासा का स्पेस प्रोग्राम का जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वो एक इंडियन है। यानी इंडियन में जो कह रहा हूँ हिंदू। आप जितनी बड़ी ट्विटर का तो ये इन्होंने तालीम हासिल की, और इनमें से किसी ने भी बाहर से तालीम नहीं हासिल की है। सब इंडियन इंस्टीट्यूशन से तालीम हासिल करके और अमेरिका गए और इस ओहदों पे पहुँचे। सही। तो ये कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे? आप ज़रा बाहर चल के हमारे पाकिस्तानियों को देख लिए, इस्तिस्ना के अलावा ज़्यादातर जो है या तो टैक्सियाँ चलाते हैं, कॉर्नर शॉप्स होती हैं, न्यूज़ प्रिंट्स होते हैं, दुकानें होती हैं। इससे ज़्यादा उनकी तरक्की नहीं है। मादूद चंद हैं जो कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स और ये सब करते हैं। देखिए हमें बुनियादी तौर पे अपना तालीमी निज़ाम बदलना होगा, हमें अपने हीरोज़ बदलने होंगे। जब मैं हीरोज़ की बात कर रहा हूँ तो बात सख्त लग रही है, लेकिन हमें अपने हीरोज़ बदलने होंगे। हमारे हीरोज़, मैंने बरतानिया में इतने अरसा रहा हूँ, मैंने वहाँ की प्राइमरी एजुकेशन को बहुत करीब से देखा। तो वो अपने बच्चों को जो हीरोज़ हैं वो दानिश्वर, साइंटिस्ट,
मुहक्किकीन इनको बनाते हैं। हालांकि उनके पास भी जर्नैलों की कमी नहीं सही। है, लड़ने वालों की कमी नहीं थी, उन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ जो होता है वो ये यूसुफ बिन ताशफीन और खालिद बिन ज़ियाद, ये वॉर हीरोज़ पढ़ाए जाते हैं। तो नतीजा क्या होता है, हमारे यहाँ का लड़का बड़ा होके जब अपने मसाइल का हल जो है वो ताकत से सोचता है इस्तेमाल करना, जबकि वहाँ का बच्चा जो होता है वो स्कॉलरी में सोचता है अपने मसाइल का। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी के साथ हमारे पास एक कॉल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, रुखसाना जैदी बात कर रही हूँ। रुखसाना कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप क्या कैसी कहना हैं? चाहेंगी? अल्लाह का शुक्र। आप क्या कहना चाहेंगी रुखसाना? जी जी, जैसा भी आपने कहा ना, तशद्दुद के हवाले से आज का दिन है। बिल्कुल तो, बिल्कुल। तो ये कि अभी एक तो कश्मीर का मसला तो चल ही रहा है कि यहाँ पर लोगों को इतना ज्यादा तशद्दुद किया जा रहा है। इसके अलावा इंडिया में कैसे भी बताया कि वहाँ पे बहुत सी रियासतें होती जा रही है कि मुसलमानों को कसीर ट्रेन उनको मार पीट कर रहे हैं। तो उसके अलावा एक जो चीज है वो है रोहिंग्या, म्यांमार। यहाँ के मुसलमानों पे इतना तशद्दुद हुआ, उनको तो कत्ल करके उनकी बोटी बोटी की गई और उनको निकाल दिया गया और अपने मुल्क से दर बदर होकर कहीं और पड़े हुए हैं। तो उससे अभी क्यों नहीं बात की जा रही? अब उनको तो बिल्कुल ऐसे एक तरफ कर दिया गया कि उनको क्यों नहीं वापस लाया जा रहा, उनके लिए क्यों नहीं कुछ किया जा रहा है। थोड़ा सा दुनिया को इस चीज पे भी सोचना चाहिए। बिल्कुल रुखसाना, बिल्कुल इस बात को भी शामिल करते हैं और अंजुम रिजवी साहब से पूछते हैं कि क्यों। बहुत शुक्रिया रुखसाना आपकी कॉल का। वो ये कह रही है भाई रोहिंग्या के रोहिंग्या का असल में मसला बहुत पुराना है ना। ये असल में वो बांग्लादेशी पनाहगज़ीन थे, यानी बंगाली पनाहगज़ीन, जो खासा अरसा पहले बर्मा में रहने लगे थे। आपको ये पता है ना कि उनको बर्मा ने आखिर वक्त तक स्टेटस नहीं दिया नेशनलिटी का। वो नेशनलिटी लेस लोग थे, उनको पनाहगज़ीन ही समझा गया। और ज़ाहिर है फिर जब इक़्तिसादियात आती है, किसी जगह कारोबार भी हो रहा है, सब हो रहा है, तो उसमें उनका भी हिस्सा शुरू हो गया सब। तो लिहाजा एक रिजेंटमेंट आई थी, तो लिहाजा वो दोबारा से बांग्लादेशी कैंपों में चले गए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जेनोसाइड करें। बिल्कुल। मैंने अपने एक प्रोग्राम में आपके साथ ही अर्ज़ किया था कि आंग सान सूची जो थी, जिनको उनका नोबेल प्राइज़ मिला था, हम उनको बहुत बड़ी हीरोइन समझते थे जमहूरियत के लिए, जुल्म के ख़िलाफ़, क्योंकि उनको भी हाउस अरेस्ट रखा था। उनके बाप को फ़ौजी जनता ने मार्शल लॉ लगा के कत्ल कर दिया था। उनको नहीं, उनका हस्बैंड कैंसर से कैम्ब्रिज में इंग्लैंड में मर गया, मगर जाने नहीं दिया गया, ना तदफीन मैंने कही। तो हमारे लिए वो जद्दोजहद की अलामत थी। लेकिन सोची ने जब रिहाई के बाद जब वहाँ से ये सब रूल ख़त्म हो गया और जब वो ख़ुद हुकूमत में आई, तो उसी ज़माने में ये रोहिंग्या का हुआ, उसके कान पे जूं भी नहीं रहेंगी। उसने एक मर्तबा भी ह्यूमन राइट्स की बात नहीं की, जिसकी वजह से सबसे पहले मैंने BBC के प्रोग्राम में ये कहा था कि आंग सान सूची से अमन का नोबेल प्राइज़ वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो बिल्कुल ही इस बारे में एक जेनोसाइड हुआ है, कत्ले आम हुआ है। कहीं पे उन्होंने कहीं किसी किस्म की कोई ताबून नहीं दिया। मगर ये कसूर किसका है? ये जो एक डिबेटिंग क्लब से भी बदतर चीज़ हमारे यहाँ है, OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, जिसको महातीर मोहम्मद कहते थे, OIC, इस वजह से कि वो इनफेक्टिव है। बिल्कुल। इसके कोई रोल नहीं अदा किया। जो इस्लामिक समिट्स होती हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इसमें कोई रोल नहीं अदा किया। यूनाइटेड नेशंस में हम इसको लेके नहीं गए। तो कसूर हमारा भी तो है ना कुछ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। सर इस पे मज़ीद भी इंशाल्लाह ताला का जो है डिस्कशन करेंगे और कल इस टॉपिक को थोड़ा सा और मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्योंकि जो है वक्त कम रह गया है इस सेगमेंट का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम रिजवी साहब कि आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर आते हैं। हम देखते हैं कि आप कितने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, फिर भी आप हमें टाइम देते हैं। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आज तमाम
जो दर्द होते हैं, आज हम दर्द को डिस्कस करेंगे। ये जो दर्द होता है ये बड़ी तकलीफ़ देता है, और मैं बात कर रही हूँ दिल के दर्द की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस वक्त हड्डियों के दर्द की बात कर रही हूँ, ऑर्थोपेड की बात कर रही हूँ जनाब। मोस्टली अब हम देखते हैं कि लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है, घुटनों में प्रॉब्लम रहता है, उनकी कमर में प्रॉब्लम रहता है, यंग बच्चों के भी पैरों में दर्द रहता है। मेरे छोटे छोटे से कज़न्स हैं और उनके स्कूल से आते हैं, पैरों में दर्द रहता है। तो आज हम इस दर्द को डिस्कस करने वाले हैं अपने हेल्थ सेगमेंट में, और मैं भी पूछूंगी कि आजकल बच्चों के भी पैरों में इतना दर्द क्यों रहता है। तो ओवर टू डॉक्टर अताउर रहीम। डॉक्टर साहब प्लीज पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, ये सवाल भी जरूर शामिल कीजिएगा कि छोटे छोटे बच्चे के उनके भी पैरों में दर्द होता है, क्यों होता है? थैंक यू रीना, बिल्कुल सही कहा कि आज हम दर्द के हवाले से बात करेंगे। और दर्द जो है वो पूरे जिस्म में कहीं पर भी हो सकता है, और ख़ुसूसन आजकल जो अभी ट्रेंड चल रहा है तो बोन्स में हर जोड़ के अंदर जो है वो बच्चे से लेके बूढ़े तक तमाम कंप्लेन कर रहे हैं। वरना ये वो चीज़ है जो हम एक सिर्फ एज ग्रुप में जाके कहते थे, एक बड़ी एज में जाके कहते थे कि दर्द होगा। बहरहाल अब तो दर्द जो है वो इतना कॉमन हो गया है, और इसके हवाले से मेडिकेशंस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर औरंगज़ेब हुसैन साहब। कैसे हैं डॉक्टर औरंगज़ेब साहब? डॉक्टर औरंगज़ेब जो हैं माशाल्लाह ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि दर्द के हवाले से, दर्द एक बहुत कॉमन इशू है, और बोन्स जो हैं सारी इन्वॉल्व होती हैं, जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप हमें हमारे नाजरीन को ये बताएं कि ये जो हेल्दी बोन्स की हम बात करते हैं, यानी नौबत दर्द की उस वक्त आती है कि जब बोन्स कमज़ोर होने लगती हैं या जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम आती है। हेल्दी बोन्स या हेल्दी जॉइंट्स का क्या कंसेप्ट है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर अता। जहाँ तक बात है हेल्दी बोन्स की, हेल्दी बोन्स बेसिकली वो हड्डियाँ हैं जो हमारे अपने बॉडी वेट को बर्दाश्त कर सकती हैं और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी में कोई तकलीफ नहीं देती। यानी अगर हम दिन भर काम करें तो शाम में हमारी हड्डियों में दर्द ना हो और हमारा कैल्शियम का जो इनटेक है वो बैलेंस हो। तो अभी जो देखने में आता है कि हम मोस्टली, मतलब अगर मैं कहूँ 70-80% तो हर एज ग्रुप से शाम के वक्त भी नहीं होता, बल्कि दोपहर से ही जो है वो शुरू होता है। मेरे जिस्म में दर्द शुरू हो गया, मुझसे चला नहीं जा रहा, या एड़ियों में दर्द। ख़वातीन बहुत ज़्यादा इसकी कंप्लेन करती हैं। क्या वजह इसकी नज़र आती है? बज़ाहिर बहुत इंपॉर्टेंट वजह इसमें जो है वो हमारा लाइफस्टाइल की चेंज है। लाइफस्टाइल चेंज का मतलब हमारा इनटेक, दूध दही का इस्तेमाल नहीं है, फिर एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी उस हिसाब से नहीं है। सारा दिन हम बैठ के काम करते हैं, गाड़ी में जाते हैं काम करने, या मोटरसाइकिल पे आते हैं काम करने, अपना काम बैठे करते हैं, और फिर इसी तरह वापस घर आके, यानी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो रिड्यूस होती जा रही हैं। अच्छा, अगर मैं इसी हवाले से बात करूं कि फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या रिकमेंड करते हैं डॉक्टर साहब आप, क्योंकि माशाल्लाह आप स्पेशलिटी रखते हैं इस एरिया में, कि हम एक आम पब्लिक को हम क्या एडवाइस करें कि वो किस टाइप, क्योंकि हमारी ख़वातीन ये कहती हैं जी हम घर में काम करते हैं तो हम बहुत फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। क्या ये काफ़ी है? फिजिकल एक्टिविटी का मतलब है कि एक डिस्प्लेसमेंट हो, यानी एक जगह खड़े ना रहे। ख़वातीन अक्सर किचन में, छोटे से किचन में अपना काम करती हैं सारा दिन, खड़े रहने से वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। उसके लिए ज़रूरी है कि चलते फिरते रहना चाहिए, जूते पहन के घर से बाहर निकलें, थोड़ी सी वॉक करें, यानी एक्सरसाइज जिसे आप कहते हैं। अगर जगह मौजूद है, नहीं है तो किसी ऐसी जगह पे टाइम बांध के वो वर्जिश कर लें ताकि वो आपका टाइम पूरा हो। अच्छा, वॉकिंग, क्योंकि एक बेसिक जहन में लोगों के ये कि जी हम वॉक करते हैं खाने के बाद या शाम के वक्त या सुबह के किसी एक टाइम पे, तो वो हमारी एक्सरसाइज होती है। वॉकिंग का भी कोई स्पेसिफिक तरीका है कि हम ब्रिस्क वॉकिंग करें, तेज़ करें, या एक नॉर्मल चलना टहलना जिसे कहते हैं वो काफ़ी होता है, या ब्रिस्क वॉकिंग ज़रूरी है? जी, सबसे अहम चीज़ है कि खाने के बाद वॉक नहीं करनी चाहिए। खाने के बाद वॉक, खाने के बाद खून का दौरानिया जो है हमारे मैदे की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। अगर खाने के बाद वॉक करेंगे तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि अगर वॉक करें तो खाने से पहले की जाए, और एक टाइम लिमिट कर लें, जैसे 20 मिनट 15 मिनट, लेकिन रोज़ उस एक्टिविटी को परफॉर्म करें। ठीक, और ऐसी करें कि खुल के उसके साथ रेगुलर बेसिस पर हो, और जिसमें बॉडी थोड़ा सा स्ट्रेच आउट हो और एक्सर्ट करे। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हम सबसे ज़्यादा कॉमन है, जोड़ों का दर्द। दो किस्म का आम पब्लिक में भी अब इतनी अवेयरनेस हो गई, वो कहते हैं कि जी हाँ छोटे जोड़ों में दर्द हो रहा है या बड़े जोड़ों में दर्द हो रहा है। बड़ों का जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं या रिमेटॉइड आर्थराइटिस। ये दोनों का जो डिफरेंस है किस तरह कोई करता है एक आम जहन में, ताकि लोगों को ही पता हो। क्योंकि ऐसे है कि जी सुबह उठते हैं जी पूरे जॉइंट जो हैं वो दुख रहे हैं, खुला नहीं जा रहा, और थोड़ा बहुत जब वो चलना शुरू करते हैं तो इसके हवाले से ज़रा बताइएगा। ऑस्टियो और रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ख़ास तौर पे दो बेसिक आर्थराइटिस हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली उम्र के जाती, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तभी बीमारी शुरू होती है। किस एज से? अगर आप आमतौर पे ये बीमारी 50 साल के बाद शुरू होती है। 50 साल के बाद, या किसी चोट लगने के बाद, या किसी इन्फेक्शन या रसौली होने के बाद जो जोड़ में तब्दीली आती है, घिसने का मल आता है,
उसकी वजह से जो आर्थराइटिस होता है उसे ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। ठीक है। इसके बरक्स वो दूसरी बीमारी है जिसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, जो खासकर खवातीन में और कुछ हद तक मर्दों में होती है। आमतौर पे 30 से 40 साल की उम्र में ये बीमारी शुरू 30 से होती है। 40 साल की उम्र, जी, यानी और यंग एज में ये यंग एज चीज़ में शुरू स्टार्ट होती होती है। अच्छा। और ये उन खवातीन में होती है जिनमें कोई और पहले से बीमारी ऐसी इसी किस्म की मौजूद हो, जैसे एसएलई कहलाती है एक बीमारी जिसमें Systemic चेहरे पे lupus जी, erythematosus, जिसमें चेहरे पे धब्बे पड़ते हैं। ठीक है। और इस बीमारी में आमतौर पे छोटे जोड़ मुतासर होते हैं और इसका इलाज मुख्तलिफ है घिसने वाली बीमारी के मुकाबले में। अच्छा, एक चीज़ जो हम स्मॉल जॉइंट्स की हम बात करते हैं तो इसमें मोस्टली सिर्फ हाथों के ही होते हैं या पैरों के भी स्मॉल जॉइंट्स क्योंकि हैं तो वो भी इन्वॉल्व होते हैं? जो बीमारी उसके डायग्नोसिस क्राइटेरिया ये है कि कम से कम 6 हफ्ते की अलामत मौजूद हो मरीज में। 6 हफ्ते तक, 6 यानी हफ्ते से दर्द उसको इस टाइप की तकलीफ है कंप्लेन हो। और सिमेट्रिकल पेन, यानी अगर उसको सीधे घुटने में है तो उल्टे घुटने में भी हो। ये आप बात कर रहे हैं रूमेटॉइड रूमेटॉइड आर्थराइटिस आर्थराइटिस में, ये उस ठीक है, बीमारी की बात करें जो जल्दी जिसमें शुरू दोनों होती में है। दोनों में इन्वॉल्वमेंट होती है। हाथों के जोड़ अगर मुतासर हुए हैं तो ये एक एडिशनल फैक्टर है जो हमें इस बीमारी की तशखीस की तरफ लेके जाती है। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इसमें पेन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से या तो डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं या आपस में ही बहुत डिस्कस होती है ये चीज़ कि जी मेरे जोड़ों में अब दर्द हुआ है, मुझसे उठा बैठना नहीं जाता। ऐसी सूरत में दर्द दूर करने की जो अद्वियात हैं उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। बाज़ वक्त ऐसा होता है क्लिनिक में, आप भी इस चीज़ को फेस करते हैं कि जी पेशेंट पहुंचता है और वो कहता है मैंने यहाँ तक ये मेडिसिन ले लिए हैं। अब आपका भी हाथ रुकता है कि इतनी शदीद ये मेडिसिन लेके ऑलरेडी आ चुके हैं, हम इनको अब क्या एडवाइस करें। तो ऐसे पेशेंट जो कि जिनकी तादाद अब बढ़ती चली जा रही है, आप क्या एडवाइस करते हैं कि शुरू के अंदर मेडिसिन लेने के बजाय वो कोई ख़ास एहतियात करें या एक्सरसाइज करें या ग़िज़ा में कोई तब्दीली लाएँ? ये आपकी बात बिल्कुल सही है। कई बार तो हम भी सोचते हैं भाई अब और कौन सी दवाई रह गई है जो हम मरीज को दे सकते हैं। पेशेंट्स को सिर्फ सादी पैनाडोल के अलावा और कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। अगर उससे तकलीफ बेहतर नहीं होती, बेहतर है किसी डॉक्टर से रब्ता करें ताकि वजह जाने तो सही हम इलाज किस चीज़ का कर रहे हैं। ठीक है। अंधेरे में तीर चलाने से आपके मर्ज का इलाज नहीं होगा, आपका दर्द आर्जी तौर पे सप्रेस हो जाएगा और वो टॉलरेंस भी बढ़ती चली जाएगी, फिर वो दवाई असर भी नहीं करेगी। बात ठीक ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जहाँ पर अब यंग एज के अंदर जॉइंट पेन की जब मैं बात इसलिए करूँगा कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है कि जी नी जॉइंट जो है वो नमाज़ पढ़ने के दौरान झुकने बैठने में आवाज़ भी आने लग रही है। ये आवाज़ आने का क्या कंसेप्ट है, ये जो एक बहुत ज़्यादा कॉमन होता चला जा रहा है? जवान लोगों में आवाज़ आमतौर पर जो आती है वो पट्टे की आगे और पीछे होने की आवाज़ होती है। अच्छा, क्योंकि आवाज़ आने का मकसद ये है कि अंदर कोई ना कोई तब्दीली या कोई ना कोई यानी लूजनिंग हो गई है, थोड़ा गैप आ गया है, लूजनिंग हो गई है, जोड़ घिस रहा है। अगर हड्डी की आवाज़ होगी तो उसके साथ तकलीफ भी होगी। अच्छा अच्छा, यानी अगर तकलीफ नहीं है तो और आमतौर पे मसल स्नैपिंग नॉर्मल है, यानी उसकी आवाज़ होती है। ठीक है। अच्छा, उंगलियां चढ़खाने के हवाले से भी साथ साथ मैं जिक्र पूछता जाऊं क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कॉमन है कि जी वो उंगलियां चढ़खाई जाती हैं। कुछ लोगों का ख्याल है इससे जोड़ कमज़ोर हो जाते हैं। क्या ये ऐसा कोई मिसकंसेप्ट है या ऐसा कुछ है? मिसकॉन्सेप्ट ही है क्योंकि इसके लिए कोई एविडेंस नहीं है। एविडेंस नहीं है, यानी कहीं इंटरनेशनल लिटरेचर में ऐसी चीज़ कहीं रिपोर्टेड मेंशन नहीं है कि इससे जोड़ खराब होता है। दूसरी डॉक्टर साहब कॉमन चीज़ जो सबसे ज़्यादा देखने में आ रही है सर्वाइकल पेन, यानी नेक में, बैक, कमर, ये जो गर्दन के पीछे की तरफ बहुत शिद्दत से दर्द होने लगा है और ये यंग एज में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। इसकी क्या वजह है? दो बुनियादी वजूहत, जी, स्मार्टफोन एंड लैपटॉप, स्मार्टफोन और लैपटॉप, यानी इसमें जिसमें गर्दन का झुकाव जो है वो ज़्यादा शामिल हो रहा है। पॉस्चर सही नहीं होता जिस दौरान हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, तक लोग अमूमन ये होता है कि जी इससे ज़्यादा ध्यान ये देते हैं कि जी तकिया जो है वो सही मैं शायद नहीं रख रहा। क्या कोई पिलो के अंदर भी या तकिए में भी कोई एडवाइस आप करते हैं ऐसी सूरत में? आमतौर पर तकिया और जो गद्दा जिस पर लेटते हैं उसकी सख्ती इतनी होनी चाहिए कि उसके अंदर आप धंस ना जाए। अच्छा, अगर सर धंसे नहीं, सर ना धंस जाए या बॉडी ना धंस जाए या इतना सख्त ना हो कि आप उसके ऊपर ही हो और वो आपको जगह ना दे अंदर लेटने की। तकिए का भी यही होना चाहिए कि गर्दन, अगर आप साइड पे लेटे हैं तो आपकी गर्दन और लोअर जो बैक है, नीचे कमर का हिस्सा है, वो एक लेवल पे रहे। अच्छा, ये क्योंकि जो हम गर्दन के पेन की बात करें जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है और ये इस हद तक होने लगता है बातों की सीवियरिटी के जो रोज़मर्रा के काम हैं, आपका फोकस करना है, ध्यान देना है, उस पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। जैसे ये तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की जो हम बात करें, ऐसी सूरत में आप क्या रिकमेंड करते हैं कि फौरी डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए या खुद एहतियात ऐसी कुछ करनी चाहिए शुरू में जिससे इसे बचा जा सके? जैसे भी हमने बात की, दो कॉमन वजूहत हैं, स्मार्टफोन और लैपटॉप। जी जी। अगर इनका इस्तेमाल कम किया जा सके या मॉडरेट किया जा सके, यानी
जिस पोजीशन में बैठ के इस्तेमाल करें उस पोजीशन को चेंज करें, तो यानी मसला खुद ही झुक हल हो के जाएगा। इस्तेमाल अपना हो, सीधी पोजीशन पे किया जाए ताकि गर्दन की जो डायरेक्शन है, पोस्चर है वो ठीक हो जाएगा। सही रहे। अच्छा, इसके साथ साथ जो खवातीन में सबसे ज़्यादा कॉमन कंप्लेन आती है, क्योंकि खवातीन सेक्शन में अगर ये कहूँ एरिया जो पूरा है उसमें पेन की कंप्लेन, जॉइंट पेन, बैक पेन के हवाले से ही बात करें, बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है कि जी कमर में दर्द है, कमर बैठ रही है, ऐसा लगता है निकल रही है कमर। अमूमन ये जुमला भी इस्तेमाल किया जाता है। बैक पेन जो है ये इतना ज़्यादा कॉमन क्यों हो रहा है, जबकि काम रूटीन के वर्क तो हम कर रहे होते हैं? फिटनेस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, फिटनेस। हम अपनी फिटनेस पर टाइम नहीं लगाते, जिसकी वजह से कमर का दर्द बढ़ता है। दूसरा, डाइट में वो चीज़ें नहीं है जो हमारी हड्डियों को, जो रोज़मर्रा हड्डी में तोड़ फोड़ हो रही है, पट्टों में जो चेंजेस आ रही हैं उनको बैलेंस करने के लिए वो डाइट। क्या आप रिकमेंड करते हैं ऐसी कोई डाइट जो कि होनी चाहिए, ग़िज़ा का लाजमी जुज़ होना चाहिए पूरे दिन में? दूध, दही और अंडा, दूध, दही, तीन चीज़ें जो हैं वो अच्छी हमारी हड्डियों के लिए। अच्छा, इसी मैं अगर बात करूं जो ग़िज़ा की, जैसे आपने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दही से हमें कैल्शियम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा मिलती है, दूध में भी यही एलिमेंट्स हैं। साथ साथ जो है विटामिन डी का ट्रेंड जो है, यूज़ जो है इसका बहुत बढ़ता चला जा रहा है। अगर मैं 15-18 साल पहले की बात करूं तो कोई जिक्र भी नहीं करता था कि विटामिन डी होता क्या है और उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है। एक ये, और दूसरा हम यूरिक एसिड, हर चौथा 8वां पेशेंट आपको ऐसा नज़र आएगा कि जी वो यूरिक एसिड का टेस्ट करा के किसी से पूछने के बाद कि अच्छा मेरे जोड़ों में, उसने कहा यार मैंने तो यूरिक एसिड कराया था, तुम भी यूरिक एसिड करा लो। ये क्या एक ट्रेंड बन गया है या वाकई में यूरिक एसिड की जो है वो ज़्यादती है और विटामिन डी की क्या वाकई डेफिशिएंसीज हैं? दो चीज़ें, पहले तो हम बात करते हैं विटामिन डी की। ठीक है। विटामिन डी बेसिकली वो एंजाइम है जो बॉडी में हमारी हड्डियों के अंदर कैल्शियम भेजती है, आंतों से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ाती है और गुर्दों से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ाती है। ठीक है। इसकी एक्टिव फॉर्म हमारे जिस्म में नहीं होती, इनएक्टिव फॉर्म यानी जो कॉलीकैल्सिफेरॉल जैसे आप जी कहते हैं, वो सूरज की रोशनी में एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन उन लोग जिनकी खाल का रंग ज़्यादा स्याही माइल है उनमें इसकी सूरज का असर कम होता है, उनमें नेचुरली विटामिन डी की कमी, यानी अफ्रीकन जैसे पॉपुलेशन है, ठीक है, जो लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं, यानी जिनमें सराइयत जो है वो हवा जो रोशनी की रोशनी कम होती है, उनमें ये मसला ज़्यादा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी हवाले से आगे आप कंटिन्यू करेंगे। एक हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मिसेस वाजिद बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी जी जी, तो मुझे मालूम करना था, मेरी मदर है जी जी, उनको ऑर्थोपेडिक का प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने उनको कहा हुआ है कि आप लाइफ टाइम ये टैबलेट खाती रहे जो उनकी है और उसके अलावा कोई हल नहीं। अब प्रॉब्लम एकदम से ये होने लगा है कि उनके फ्रंट में छाती में शदीद दर्द होता है और एकदम से इतना शिद्दत जो होता है, साथ उनकी दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है। क्या हो जाती है साथ में? उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। ठीक है। अच्छा, जो पेन है वो आपने बताया कि चेस्ट में उनके ज्यादा होता है? जी, चेस्ट में और बैक में भी। बैक में भी पेन ज्यादा है? ये है ना हमारी गर्दन के नीचे वाले हिस्से में, इसमें भी होता है। अच्छा, एक मेडिसिन एडवाइस की, जैसे आपने कहा कि वो रेगुलर बेस पे उन्हें यूज करनी है, वो तो मेरे ख्याल में 3-4 साल से वो खा रही है। जी जी, में वो गई थी, वहाँ के डॉक्टर ने उनको कहा था कि अब इसका और कोई सोल्यूशन नहीं, आपको यही खाना है। और उन्होंने कहा जब ज्यादा तकलीफ हो तो आपने पैरास्टामोल या पैराडोल खानी है। ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि उससे पहले इतना शिद्दत, ठीक है पहले घुटनों में या टांगों में दर्द होता था, जी जी, अब जो है ना एकदम से ये एक हफ्ता हो गया ये कंडीशन हो रही है। अचानक शदीद उनको पूरी छाती में, छाती की जो फ्रंट की हड्डियां होती हैं उनमें और ये बैक में जी जी, इतना शदीद दर्द होता है, साथ उनकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। मैंने उनका बीपी वगैरह देखा, बीपी की पेशेंट है वो, जी जी, वो भी रेगुलर टैबलेट लेती है, लेकिन हार्ट बीट उस वक्त उनकी हार्ट बीट बहुत तेज होती है। फिर उनको फीवर हो जाता है थोड़ी देर के लिए और पैराडोल लेते हैं, फिर उससे उनको आराम। ठीक है जी। आपने जो पॉइंट बताया डॉक्टर साहब ने सुना। डॉक्टर साहब, जैसे अभी इन्होंने बताया, बहुत शुक्रिया आपका कि जी उनके चेस्ट में भी पेन है, बैक में भी पेन होता है और साथ में उनकी सांस भी फूलती है और पिछले लास्ट 1 वीक से जो है ये चीज़ ज़्यादा बढ़ गई है। क्या इसमें समझते हैं कि उनको मोस्ट प्रोबेबली क्या ऐसा लगता है कि क्या चीज़? मेरे ख्याल में जो भी अलामात बता रही हैं, 3-4 साल से एक दवाई इस्तेमाल कर रही हैं और नहीं हुई, और अभी रिसेंटली 1 हफ्ते से अगर ये कैफियत शुरू हुई तो बेहतर है किसी डॉक्टर को दिखाएं, कोई हार्ट या इससे रिलेटेड इशू ना हो। चेस्ट की इन्वॉल्वमेंट लगती है क्योंकि सीने में बता रही हैं दर्द होना शुरू हो जाता है, जो कमर में जाता है, सांस फूलती है, तो ये कोई दिल की तकलीफ की शिकायत हो सकती है। जैसे डॉक्टर औरंगजेब ने कहा, आपने सुना कि मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि कोई चेस्ट की इन्वॉल्वमेंट ना हो, एज भी है और हार्ट अगर वीक होने लगता है और उसके साथ पेन भी अगर और सांस
साथ साथ फूल रही हो, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि हार्ट की इन्वॉल्वमेंट हो। कम से कम एटलीस्ट मुतमईन होने के लिए, इत्मीनान करने के लिए, इसको एक्सक्लूड कराने के लिए कि ऐसा खुदा न खास्ता इशू तो नहीं है, आप ज़रूर किसी करीबी अच्छे कंसल्टेंट से या डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट करें और इस चीज़ का मालूम करें कि क्या वजह हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी बात हो रही थी विटामिन डी की। विटामिन डी के साथ साथ अगर हम यूरिक एसिड की बात करें, ये यूरिक एसिड क्या चीज़ है और ये क्यों इस तरीके से हर दूसरा पेशेंट ये जहन में आ जाता है कि मेरा बढ़ गया है लेवल? और यूरिक एसिड बेसिकली ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है, यानी जब हम गोश्त खाते हैं वो गोश्त जिस्म में मुख्तलिफ मराहल से गुजरते हुए टूटता है, उसका मुख्तलिफ छोटे ज़रात बनते हैं। उन ज़रात को बॉडी अपने जिस्म से निकालने के लिए यूरिक एसिड में कन्वर्ट करती है। ठीक है। उस यूरिक एसिड को निकलने का रास्ता आम तौर पे गुर्दों के ज़रिए होता है, और जो यूरिक एसिड है उसकी ज़्यादती मर्दों में ज़्यादा पाई जाती है। अच्छा, मेल में ज़्यादा, औरतों में कम पाई जाती है। औरतों में माहवारी बंद होने से पहले एक हार्मोन होती है जिसे कहते हैं ईस्ट्रोजन। वो हार्मोन जो है वो यूरिक एसिड को खुद ब खुद गुर्दों के ज़रिए निकालती है। तो जिन ख़वातीन को या तो ब्लड प्रेशर नहीं है और अभी माहवारी नहीं रुकी, ये तसल्ली कर लें कि यूरिक एसिड का मसला नहीं है। ठीक है। दूसरी तरफ वो ख़वातीन जिनकी माहवारी अभी रुक चुकी है या ब्लड प्रेशर की दवाई ले रही है, उनमें यूरिक एसिड का मसला हो सकता है, ज़्यादा चांसेस, यानी 50 साल या 55 साल के बाद ये टेस्ट करा सकते हैं। मर्द जो गोश्त के शौकीन है, ठीक है, या इस तरह की ज़्यादा प्रोटीन इंटेक इनका ज़्यादा है, उनमें ये मसला हो सकता है। उनमें ज़रूर चेक करना चाहिए, देखना चाहिए। अगर तो पाँव के किसी जोड़ में, छोटे जोड़ में तकलीफ हो रही है। ठीक। बड़े जोड़ों में आमतौर पर यूरिक एसिड इनिशियल स्टेजेस में मुतासर नहीं करता। साथ में हमारे एक और कॉलर मौजूद हैं। जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मिसेज रऊफ बात कर रही हूँ पिंडी से। जी। मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि वैसे तो जब मैं चलती फिरती हूँ तो मेरे नीज में कोई, घुटनों में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब मैं स्टेज चढ़ती हूँ, उतरती हूँ, या अचानक से ना, जैसे डॉक्टर साहब समझ जाएंगे कि जैसे करंट सा लगता है अचानक, तो उसकी मुझे कोई रेमेडी या कोई क्योर बताइए। करंट सा अचानक में हूँ मैं उस वजह से। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे अभी इन्होंने कहा कि बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अभी डॉक्टर साहब आपको इस चीज़ का जवाब देते हैं जो आपने अभी कंप्लेंट बताई। जी डॉक्टर साहब, ये अलामत है जोड़ कमज़ोर होने की। खासकर ख़वातीन में 40 साल के बाद ये अमल शुरू होता है और उसकी वजह से उनके जोड़ों में या तो सीढ़ी चढ़ने उतरने में तकलीफ होती है या करंट जैसी कैफियत फील होती है। ठीक। या खासकर बैठे से खड़े होने में तकलीफ होती है। सही, यानी बोन में जब हम कहते हैं कमजोर होना, यानी वो बुरापन जो है आ जाना, ऑस्टियोप्रोसिस, पोस्टमेनोपॉजल ऑस्टियोप्रोसिस की तरफ जा रहे होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात, वो फॉर्म जो उम्र के साथ साथ घिसने में जोड़ खराब होता है, वो वाली कंडीशन शायद। तो ऐसी सूरत में आप क्या एडवाइस करते हैं? ऐसी सूरत में बेहतर है किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं और एक्सरे करा के फिर उसके हवाले से ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। बेहतर तो होता है कि आर्जी तौर पर कुछ दिन दवाई इस्तेमाल करें ताकि जो जोड़ में सोजिश है वो बेहतर हो जाए, और एक बार बेहतर हो तो फिर अपनी एक्टिविटी को रिगेन करें। अच्छा, एक चीज़ ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के हवाले से मैं ज़रूर पूछूंगा कि दर्द दूर करने की अद्वियात तो लॉन्ग टर्म इसमें लेनी पड़ती हैं कि जी क्योंकि पेन रह रहा है और आपको यूज़ करनी है। क्या कोई इसका दायमी भी इलाज है कि जी सिर्फ पेन की सूरत में, अगर स्टिफनेस नहीं हुई तो ऐसी सूरत में ऐसा है कि इसमें कोई ऐसी दवाइयाँ हैं, मौजूद हैं जो कि इसको बाकायदा तौर पे आगे के लिए ठीक कर दें? ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसा अमल है जिसके अंदर साल में एक बार या 6 महीने में एक बार तकलीफ की शिद्दत बढ़ेगी। ठीक है। यानी 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए जोड़ सूजेगा, अच्छा, सुर्ख होना शुरू हो जाएगा, चलने फिरने में दुश्वारी बढ़ जाएगी। ठीक है। और रोजमर्रा की एक्टिविटी मुतासर होती है। यानी सोजिश को कम करें पहले, कम करने के लिए 2 से 3 हफ्ते दवाई इस्तेमाल करनी पड़ती है। एक बार सोजिश बेहतर हो गई तो आप अपने प्री एग्जिस्टिंग स्टेट यानी जो पुरानी कंडीशन थी उसमें चले जाएंगे। ठीक। आप फिर अपने एक्टिविटी बरकरार रूटीन पे आ जाते हैं। लेकिन कैल्शियम विटामिन डी का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि अगर हड्डी कमजोर होगी जी तो जोड़ घिसने का अमल तेज हो जाता है। तो फिर ये अमल जो 10 साल तक मजीद बगैर किसी इलाज चल सकता था, आपको इलाज जल्दी कराना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, इसमें साथ हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जावेद गुजरे हदीब से। जी जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुझे तकरीबन 20 साल हो गए हैं, मुझे मोहरों की तकलीफ है, जिससे मैं टेस्ट करवाया था, सीटी स्कैन दूसरा और तीसरा और 5वां, ये मोहरे हिला हुआ, और मैं तकरीबन मैंने कोई मतलब कि देसी इलाज हो गया या जड़ी बूटियों वाला कोई भी मैंने छोड़ा नहीं है, मुझे आराम नहीं आ रहा। ठीक है। और मुझे कमर में तकलीफ है और एक टांग में दर्द, पैर सुन्न होते हैं।
पैर सुन होते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी डॉक्टर साहब, जैसे अभी इन्होंने कहा कि इनके मोहरों में दर्द है, यानी वर्टिब्रा में, लंबर वर्टिब्रा में, और 3, 4 और 5 की ये बात कर रहे हैं, और साथ में इनके पैर में भी तकलीफ है। क्या ये जो अलामत बता रहे हैं मोस्ट लाइकली कोई जो कमर के मोहरों के बीच में होती है, चर्बी जैसे डिस्क कहते हैं, वो स्लिप होती है, यानी वो पीछे की तरफ आती है और जो नसें हमारी टांगों को कंट्रोल कर रही हैं उनके ऊपर दबाव डालती है। ठीक है, तो अब इनके दर्द तो, क्योंकि ये कह रहे हैं दवाइयाँ बहुत अरसे से ले रहे हैं और इन्होंने सीटी स्कैन और MRI भी करवाया है, तो क्या आप सजेस्ट करते हैं इनको कि क्या किया जाए फर्दर इसके लिए? डॉक्टर को तो डेफिनेटली कंसल्ट कर रहे हैं, पेन के हवाले से मेडिसिन ले रहे हैं, कोई एहतियात ऐसी जो कि ये करें ताकि इससे कंपैरेटिवली थोड़ा सा आराम आए? इतने लंबे अरसे से अगर दर्द हो तो वो दर्द एक क्रॉनिक पेन के साइकिल में एंटर हो जाता है। क्रॉनिक पेन का साइकिल का मतलब ये है कि हम जो भी इलाज करेंगे हमें उसके 90-95% रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ठीक, जो भी रिजल्ट मिलेंगे वो 40-50% की रेंज में होंगे। सही। इस सूरत में बहुत सारे इलाज हैं जो अवेलेबल हैं, जो कर सकते हैं। दवाइयाँ हैं, फिजियोथेरेपी है, एक्यूपंक्चर जैसी टेक्निक्स हैं, फिर इसके अलावा सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, यानी ऑपरेशन अच्छा, हैं, यानी डिस्क रिप्लेसमेंट की जाती है। डिस्क रिप्लेसमेंट तो खैर इस उम्र में नहीं होगी क्योंकि अगर 20 साल से तकलीफ है, लेकिन उस जिस मोरे के बीच में दबाव है और वहाँ पे घिसने का बल साथ मौजूद है, ठीक है, उस मोरे के लेवल को फ्यूज कर देते हैं, फ्यूज कर दिया, उसकी हरकत रोक देते हैं। अच्छा अच्छा, ये साथ में हमारे एक और कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जी, मेरे ये ना ये घुटने में ऐसा दर्द है उल्टे हाथ से, और है ना मैं गिर गई थी तो मेरे को चोट जो लगी, ऐसी लगी कि जॉइंट के अंदर चोट लगी, ना फ्रैक्चर हुआ ना खून निकला। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि ना मैं 3 साल से मतलब कि इलाज मेरा चल ही रहा है। अभी मैं इसका काबिल हो गई, चल लेती हूँ, इसकी बगैर चलती हूँ जी जी, लेकिन लॉन्ग नहीं चल सकती ज्यादा चलने पे थकन होती है या तकलीफ होती है आपको? हाँ, और फिर दूसरा ये है कि ना अब प्रॉब्लम ये है कि जो जरा मैं जो लॉन्ग चल लेती हूँ ना तो पैर में सूजन भी होती है, और जो नसें है ना घुटने से नीचे की पिंडली की जो नसें, जी जी, तो उसमें से है ना जरा सा ना सा खून जैसा निकलता है। ठीक है, जरा मैं तेल वेल लगा, सूजन हो गई तो मैं तेल लगाती हूँ, जी जी, कोई बॉम लगाती हूँ जैसे विंटरजीन वगैरह, तो वो नसों से ना हल्का सा खून सा निकलता है, ज्यादा नहीं। जी जी, नसें नीली नीली रिश्ता है हल्का सा, है रिश्ता है, हल्का सा रिश्ता है। हाँ, हल्का सा मतलब कि कोई इतना बहता नहीं है, बस हल्का सा। जी जी, तो मैं फिर ना पट्टी वगैरह कर लेती हूँ, थोड़ा फिर रेस्ट करती हूँ, एक दिन कहीं नहीं जाती, ठीक घर है, में भी जरा कम चलती हूँ। जी जी, तो फिर मैं ना जाके वो जरा सही हो जाती हूँ, ठीक है, जरा कम होती है। जी। तो मेरा इलाज तो वैसे अभी भी चल रहा है, डॉक्टर से मैं दवाई ले रही हूँ। वो कह रहे हैं कि ना आप है ना अगर ज्यादा मसला हुआ तो सर्जन, नसों के जो सर्जन है ना, जी जी, आपको मैं भेजूंगा, रेफर करूंगा। ठीक 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 है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी इन्होंने कहा, मुझे लगता है कि जैसे वेरिकोज वेन्स टाइप की ये बात कर रही है, वेरिकोज वेन का मसला है जो बता रही थी, घुटने में चोट लगी जिसके असर लीजन है वो, उसको वो देख के असेसमेंट करके फिर इसका इलाज एडवाइस कर सकते हैं कि वेरिकोज वेन की शिद्दत कितनी है और घुटने का जो है तक अगर हो रही है तो मींस के ज्यादा स्वेलिंग हो रही है, अल्सर बनना शुरू हो गया। जी, अल्सर बनना शुरू हो रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बात तो बहुत सारी हमें आपसे करनी थी, बोन्स के हवाले से, बहुत सारे जॉइंट्स के इश्यूज़ के हवाले से और चीज़ें। इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि आप हमारे करीबी जल्द प्रोग्राम में इंशाल्लाह हमारे साथ आए। और इस वक्त क्योंकि हमारे सेगमेंट का टाइम ख़त्म होता है, तो नाउ इट्स ओवर टू यू रेनम, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर अताउर रहीम। और हड्डियों के बारे में आप जाना, हड्डियों के दर्द के बारे में भी आपने जाना। अब जानते हैं थोड़ा मुल्की हालात के बारे में, क्योंकि इस वक्त टाइम हो रहा है न्यूज़ बुलेटिन का। मुल्की हालात जानते हैं, आइए चलकर देखते हैं कि पाकिस्तान के हालात क्या कह रहे हैं। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। मुल्क के हालात अपने जाने। अब बात करते हैं थोड़ी सी अपनी सेहत की। आज सेहत पे
सेहत पे ज़रा ज़्यादा सा हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम अवॉइड कर रहे होते हैं। सब्ज़ी खा के हम थक जाते हैं, दाल खा के हम थक जाते हैं, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो आज जितनी ख़वातीन मुझे देख रही हैं, हर रोज़ हर घर में एक बड़ी जो एक प्रॉब्लम का सामना होता है कि आज क्या पकाएं। तो जनाब आज बात हो रही है लोबिया की। जी जनाब, लोबिया अगर आपके घर में अवेलेबल है तो लोबिया पका लें। आई थिंक उसको भिगोने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन स्टिल अभी 11 बजे हैं, आप भिगो सकती हैं लोबिया और आज पका सकती हैं लोबिया। तो आज हम बात करेंगे लोबिया की, लोबिया के क्या फ़वाइद हैं, लोबिया को क्या एहतियात करनी चाहिए लोबिया को खाते वक्त, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन लेवल बहुत ज़्यादा होता है। और एक बड़ी आम ज़बान में एक कहावत है, कहते हैं कि जो लोबिया है वो गरीब इंसान का गोश्त होता है। गरीब का गोश्त नहीं होता गरीब इंसान के लिए गोश्त होता है, क्योंकि लोबिया में तमाम वो फ़वाइद होते हैं जो कि आपको गोश्त में मिलते हैं। तो लोबिया के ऊपर भाई हमारे पास इस वक्त कोई विजुअल है, मौजूद है हमारे पास कोई विजुअल? प्रोड्यूसर साहब कोई विजुअल है हमारे पास? अच्छा जी, अभी हम सिर्फ बात करेंगे। लोबिया सबने देखी हुई है, उन्होंने कहा भाई सभी ने देखी हुई है लोबिया, तो क्या ज़रूरत है विजुअल की। तो जनाब आज हम लोबिया पे बात कर रहे हैं। इसके लिए तमाम आप लोगों की रिक्वेस्ट जो इतनी भर भर कर आती रहती हैं फेसबुक पेज पे, तो आज हमने अपने शो पे इनवाइट किया है। सबसे पहले इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हुमैरा नाज। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल बहुत जबरदस्त। और आपका सेट देख के माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? नए सेट पे आज हमारा पहला दिन मुझे है। भी ऐसा लगता है मैं नदी किनारे शो कर रही हूँ, बड़ा एक माहौल बहुत 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 प्यारा है, पाँव में माशाल्लाह। पानी बह रहा है, पीछे मेरे झरने बह रहे हैं। Very nice। उसी के साथ ही साथ हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं बहुत ही प्यारे से हमारे हकीम शाह नज़ीर साहब, जो कि बड़ी खूबसूरत इंसान हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, क्या हाल हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक हैं आप? खैरियत कितनी से? बड़ी मुस्कुराहट आ गई ना आपके चेहरे पे। हाँ, वो इसलिए आ गई ना कि आपने जब बताया ना कि सेट हमारा ऐसा है ऐसा, मुझे कईयों बाद याद आ गया। भाई क़य्यूमाबाद से बड़ा दिली लगाव है हकीम साहब को। उसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी सी एक हर्बलिस्ट मिसेस निघत महमूद। निघत कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। निघत आपका हेयर कट मुझे हमेशा हर शो में इम्प्रेस करता है, क्योंकि मेरी बड़ी ख्वाहिश है ऐसा हेयर कट लूँ मैं, बोल्ड हेयर कट, लेकिन मैं बड़ा डरती हूँ, मुझे हेयर कट के डिसीजन लेने में बड़ा डर लगता है। खैर आज हम बात कर रहे हैं लोबिया की, स्टार्टिंग फ्रॉम हुमैरा। भाई लोबिया कितनी तरह की, एक वाइट लोबिया होती है, एक रेड लोबिया होती है, दोनों की इफादियात में क्या फ़र्क है? देखिए दोनों की इफादियत में 19-20 कह सकते हैं फ़र्क है। रेड लोबिया जो है वो ज़्यादातर हमारे पड़ोसी मुल्क में ज़्यादा खाया जाता है, जिसे राजमा के नाम से भी ज़्यादा पहचाना जाता है। और ये डिश वहाँ पर उमूमन उनके शादी ब्याहों में बनती है ये डिश। अच्छा। ये जो ईस्ट पंजाब, वहाँ का जो पंजाब का इलाका है, तो वो ये वहाँ ये डिश बनती है। और बिकॉज दीज पीपल आर वेजिटेरियन। बिल्कुल ये वेजिटेरियन होते हैं। मुझे इसलिए पता है कि मैं दुबई में रही हुई हूँ, और मैं उन फैमिलीज़ के जो पंजाबी इंडियन पंजाबी फैमिलीज थी, तो उनके साथ रह के मुझे राजमा बड़ा मजे का लगता था। वो लोग गोश्त नहीं खाते थे ऑब्वियसली, तो ये कहते थे कि उसमें यही ताकत है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये किडनी के लिए बेहतरीन होता है, किडनी बीन्स भी कहते हैं इसको, और इसको ब्लैक आई बीन्स भी कहा जाता है, वाइट वाले को, जो वाइट बीन्स होता है। और इसकी ताकत आप ये समझिए कि अगर आप वेट लॉस की तरफ जाना चाहते हैं, तो वेट लॉस के लिए आपका ये एक पूरा मील है, जो आप जैसे हम चना चाट बनाते हैं ना, इसी तरह इसकी भी चाट बनती है। और आप इसको मील के तौर पे ले सकते हैं, एज अ वेट लॉस के तौर पे। इससे आपकी एनर्जी बूस्ट भी होता है, इससे आपकी आंखों की जो विजन है उसमें भी आपको फायदा होता है। इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता है, बहुत अच्छा। अभी पिछले दिनों छोले और दाल का मिक्सचर टाइप का टेस्ट होता है। पिछले दिनों 2 kg वेट बढ़ गया था, तो मैंने अपनी मेडिसिन तो मैं खा ही रही थी, लेकिन मैंने दोपहर का खाना थोड़ा सा स्किप करके मैंने ये काफ़ी सारे बॉईल करके रख लिए थे, और मैं इसी तरह मिक्स चाट जैसे थोड़ा सा टोमेटो प्याज और ये सब मिक्स करके, बहुत मज़े का लगता है, ये आप बना के खाएं। लेकिन मैं टिन को थोड़ा, जो टिन पैक आता है, मैं उसको थोड़ा प्रेफर नहीं करती हूँ। घर में आप थोड़ा सा इसको थोड़ा भिगो के रखें थोड़ी देर में, और उसके बाद बॉईल कीजिए, आराम से बॉईल हो जाता है, कोई सोडा डालने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है। बॉईल करके खाएं, बड़ा मजे का। और इससे मैं आज एक आपको स्किन को भी बताऊंगी, आपको पता है कि मैं कुछ ना कुछ स्किन का बताती रहती हूं कि इससे क्या फायदा होगा। बिल्कुल। अच्छा, अभी हुमैरा ने शाह साहब बात की कि वेट लॉस की जब हम जर्नी होता है, हमारा वेट लॉस जर्नी होता है, तो वी कैन ईट दिस बीन्स जो हम खा सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है जिम में जो लड़के जाते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, वो भी बॉईल करके खा रहे हैं कि भाई ये खाने को बोला है जिम इंस्ट्रक्टर। वो कुछ दिनों के लिए जिम इंस्ट्रक्टर तो उनका सारा ही क़िबला बन जाता है लड़कों का। तो वेट लॉस के लिए भी खा रहे हैं, वेट गेन के लिए भी खा रहे हैं।
क्यों खा रहे हैं? देखिए, इसमें एक चीज़ ये बिल्कुल सही बता रही हैं कि वेट लॉस में ये मदद देती है। सही। ठीक है, लेकिन जो जिम में लड़के जा रहे होते हैं वो शेक भी पी रहे होते हैं, वो घर के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें और भी खा रहे होते हैं, उन पर कोई डाइटिंग की पाबंदी नहीं होती है। लेकिन जो लोग खाना पीना कम कर रहे होते हैं कि मैं पोटैटो नहीं खाऊंगा, स्वीट पोटैटो नहीं खाऊंगा, मैं राइस नहीं खाऊंगा, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, और As a protein diet जी के एट अ तौर पे। प्रोटीन डाइट के तौर पे ये इस्तेमाल करते हैं वो। तो इसमें ये है कि ये फुल फ्रॉम प्रोटीन के अलावा इसमें आयरन की भी मिकदार पाई जाती है, विटामिन सी की मिकदार भी पाई जाती है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये उन लोगों के लिए नुकसानदेह है जो यूरिक एसिड के मरीज़ हैं। यूरिक एसिड? जी, ये यूरिक एसिड को बढ़ाती है। इसी तरह दोनों गोश्त रेड वाली भी हाँ, व्हाइट वाली भी? जिस तरह रेड मीट बढ़ाता है, सही। गोश्त भी बढ़ाता है। तो ये क्रेटिनाइन के पेशेंट और यूरिक एसिड और यूरिया के पेशेंट जो हैं वो लोबिया इस्तेमाल करने से थोड़ा सा गुरेज करें या कम खाएं। बिल्कुल खा सकते हैं, सही, लेकिन आम तौर पे बाकी सब इसे इस्तेमाल करें। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, इसे सब ले सकते हैं, और हर एक चीज़ की एक म्याना रवि रखें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो ये इसमें आप सिर्फ इसको वेट लॉस के अलावा आंखों के लिए भी, जिस तरह अभी डॉक्टर उमेरा ने बताया, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हाजमे के लिए भी बेहतर है, सही। ये पट्टों की ताकत के लिए भी बेहतर है, हड्डियों के दर्दों के लिए भी बेहतर है, और ये खून की कमी के लिए भी बेहतर है। जबरदस्त, क्या बात है। निगत, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हम देखते हैं कि यहाँ पर रेड बीन्स और वाइट बीन्स को इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती या बच्चों को नहीं दिया जाता। हम जब आउट ऑफ कंट्री देखते हैं, पाकिस्तान से बाहर, तो वहाँ तो बच्चों को स्कूल्स में एक पूरा प्लेट मिलता है बन के, वो तो उसके अंदर बीन्स मैंने देखा है हर स्कूल में बच्चों को ये रेड वाले या वाइट वाले बीन्स बॉईल करके लाजमी दिए जाते हैं। तो बच्चों के लिए क्या इफादियात हैं? बिल्कुल, बच्चों बड़ों सबके लिए, इवन जो एजड लोग होते हैं उनके लिए, क्योंकि एक तो ये है कि इसमें स्लो एनर्जी रिलीज होता है। ओह, ठीक है, तो ये आप और दूसरा ये कि ये प्रोटीन का नेमल बदल है, गोश्त का नेमल बदल है, उसमें गोश्त से ज़्यादा इसमें प्रोटीन्स होती हैं। अच्छा, गोश्त से भी उसमें ज़्यादा? 84% या कुछ होती है, इसमें 98% प्रोटीन्स होती हैं। इसमें मैग्नीशियम भी है, इसमें हर चीज़ है। और इसको ज़रूर छोटे बच्चों की भी डाइट में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो ग्रोइंग एज होती है, उनको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये एनर्जी देती है आपको। और जो आप हुमैरा और शाह साहब बात कर रहे थे, उसी को ज़रा सा आगे बढ़ाऊंगी कि जिम की जब बात कर रहे हैं, वो इस वजह से आज मैं उसका शेक भी बना के, जो कि बीन्स का शेक? बीन्स का, क्योंकि उससे मसल्स बनते हैं। देखिए, प्रोटीन शेक जो होता है उससे मसल्स बनते हैं, ये चर्बी नहीं बनाता, सिर्फ मसल्स बनाता है। तो इस वजह से जो जिम कर रहे होते हैं, बॉडी बिल्डर्स अपनी बॉडी को बिल्ड कर रहे होते हैं, उनके लिए इसका शेक बहुत ज़रूरी है। और उसको ये अपनी ग़िज़ा में हर तरह से उसको रखें, शेक बना के रखें, सलाद बना के रखें। बल्कि क्योंकि मेरा ताल्लुक पेशावर से है, पठान हूँ, तो हम लोग इसको कलूल कहते हैं। कलूल। और वहाँ पे जो है ना, ये कलूल बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे हमारी दोपहर की जो डाइट होती है, 90% लोगों का लंच में कलूल का चाट जो है वो ज़रूरी होता है। इसको साथ दही के साथ, और साथ जो है तो जैसे चाट मसाला होता है, क्योंकि उसमें इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं, ये ज़रा से हाजमे के लिए गैसेस पैदा करता है, तो वो चीज़ें साथ शामिल करें। तो ये यानी कि एज अ सैलेड वहाँ यूज़ होता है, एज ए चाट। हाँ, सैलेड मेन डिश भी, सालन भी इसका बनता है बहुत अच्छा। और 98% लोग उसको एज ए लंच, जिसे कहते हैं ना, कंप्लीट लंच, इसको यूज़ करते हैं। जबरदस्त, क्या बात है। और इसको और इसमें जो है तो आप जो है इसको जो है आप बस ये है कि कुछ चीज़ों के साथ कहते हैं कि इसको आलू के साथ ना लिया जाए तो बेहतर होता है। एंड ब्रेकफास्ट एंड लंच में लीजिए, एंड डिनर में इसको अवॉइड कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, आई थिंक डिनर में इसलिए इसको अवॉइड करना होता है क्योंकि गैसेस पैदा करेगा, फिर रात की नींद को डिस्टर्ब करेगा। दिन में जो है ना इसकी डाइजेशन, इसका सबसे ज़्यादा जो इसका जो ज़रूरी है, इसको पकाने का तरीका या उबालना इज़ मस्ट। इसको रात को बेहतर ये कि रात को भिगो दें, पूरी रात को भिगें, उसमें कुछ भी नहीं डालें, सिर्फ पानी में भिगोएं, सोडा डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। सही, यानी कि इसको एक रात भिगोना ज़रूरी है? जी, पूरी रात भिगोना जरूरी है। अच्छा है, फूलेगा ज्यादा, फूलेगा ज्यादा, उसमें जो नरम हो जाता है, नरम हो जाता है, च्युइंग करने में इजी रहेगा। सही, क्या बात है। अच्छा, इसके हम मजीद भी इसकी डिटेल्स जानेंगे। हुमैरा, अगर आप किचन चलें और मैं भी आपको थोड़ी देर में ज्वाइन कर लूँ, तो यहाँ पर बात हुई थी कि इसको सोक कितना करना चाहिए। अच्छा, मैं हमारे घर में जो बनता है वो मोस्टली 2-3 घंटे इसको सोक करते हैं, उसके बाद बॉईल कर लिया जाता है। इसको ओवरनाइट बॉईल करने से क्या मजीद इफादियात? ये होता है कि देखिए, आप प्रेशर कुकर में फिर आप नहीं बनाते, आप उसको नॉर्मल डेगची में चढ़ा दें और वो जल्दी जो है तो बन जाता है। और मैंने सुना है डेगची में पकाने से टेस्ट अच्छा आता है। हम अभी सिर्फ रेड और
वाइट बीन्स की तरफ ही आ रहे हैं, लेकिन एक होता है फ्रेश बीन्स भी होते हैं वो ग्रीन वाले मेरे फेवरेट हैं। वो फली की होती है, इतनी लंबी लंबी मेरे एग्जैक्टली मेरी मम्मी कीमे के साथ उसको बनाती हैं और वैसे भी उसका सैलेड बनाती हैं बॉईल करके। वो सैलेड में भी बहुत इजी हम बना फ्रेंच सकते हैं। बीन भी कहते हैं ना उसको? फ्रेंच बीन्स अलग होती हैं और फलियां, ग्रीन वाला लोबिया अलग होती है, सफेद लोबिया। फ्रेश बीन्स ओके, फ्रेश बीन्स, फ्रेश बीन्स कहते हैं। मैंने अपने बेटे को एक दफा सब्जी वाले के पास भेजा तो उसको पता नहीं क्या बोल रहा था, मैंने कहा बेटा ये सब्जी होती है, खाते हैं इसको। तो बहरहाल उसको भी बनाइए, हम उसको वो ज्यादा आपके लिए इफादियत है क्योंकि वो फ्रेश है, हम खा रहे थे। अच्छा, यहाँ पर हम चल रहे हैं अभी इस वक्त हम, क्योंकि मैं हमेशा स्किन से रिलेटेड बता रही रहती हूँ, फेस को हम ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ कि इससे आपका, अक्सर लोग मुझे कहते हैं बॉडी जो है हम स्क्रब बनाना चाह रहे हैं, बॉडी को किस तरह इसका कलर ठीक करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है तो मेरा कि आप सारे प्रोडक्ट्स मुंह पे लगा रहे होते हैं, फिर आपका मुंह वाइट हो जाता है और आपके बाकी बॉडी हम अलग सिर्फ यहाँ तक रहते हैं, उसके बाद हमें नहीं पता कि हाथ को किस तरह सही करना है, पैरों को किस तरह सही करना है। तो ये मैं वो चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि आज मैं सिर्फ एक रेमेडी बताऊंगी और इजी है। ये मैंने पाउडर बना लिया था आपके वाइट बीन्स का, वाइट बीन्स पाउडर, बिल्कुल वाइट बीन्स का ये पाउडर है और इसको मैं लूंगी तकरीबन 2 टीस्पून यानी 1 टेबलस्पून मैंने ये ले लिया है पाउडर। 1 टेबलस्पून, बिल्कुल बड़ा वाला चमचा, बिल्कुल खाने का चमचा, बिल्कुल खाने का चमचा। इसके साथ मैं हनी ले रही हूँ जो कि हमेशा इंग्रेडिएंट मेरा रहता है 1 टीस्पून, और हनी के बाद मैं लूंगी इसमें दूध। बिल्कुल, ये एक मेन इंग्रेडिएंट है दूध। लैक्टिक एसिड होता है, ये आपको कलर आपका इम्प्रूव करने में बहुत बेस्ट होता है। ये सही, 3 टेबलस्पून हमने इसमें दूध डाल लिया। अब इसमें मैं फ्यू ड्रॉप्स लूंगी, ये आप देखिए लेमन के, सही, ठीक है, ये मैंने लेमन लिया है। अच्छा, अब ये आप ये देखिए कि ये अगर आपको गाढ़ा लगे तो फिर हम इसमें थोड़ा सा दूध और डाल देंगे, लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल से ये इसकी कंसिस्टेंसी सही है, बिल्कुल कंसिस्टेंसी सही बनी है हमारे पास। ये कलर कितना प्यारा है जी, ये देख लीजिए बीन्स का कलर भी यही होता है जब ये मेल्ट हुआ है तो ये आपका बिल्कुल। अच्छा, ये हमारे पास एक बन गया स्क्रब बन गया। ये जो स्क्रब मैं बना रही हूँ ना, ये आप जो बॉर्न बेबीज होते हैं ना जिनके हेयर ग्रोथ हो रही होती है ज्यादा, हम ये उनको भी लगा सकते हैं। सही, ये बॉर्न बेबीज को भी लग सकता है। अच्छा, अब इसका लगाने का तरीका क्या होगा, सिंपल हमने ऐसे, ये थोड़ा सा दरदरा सा है, ये देखिए थोड़ी दाने से ये स्क्रब है। अब ये क्या होगा, हम इसको राउंड मूवमेंट में पूरी, आप जहां हाथ पैर, आप गर्दन पे, नकल्स पे आपने मसाज करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, और इसको फिर लगा रहने दें तकरीबन 10 से 15 मिनट लगा रहने दें। उसके बाद इसको वाइप आउट कर लीजिए हल्के नीम गर्म पानी से। आप देखिएगा बॉडी सॉफ्ट भी होगी आपकी और आपका कलर भी इनहेंस होना शुरू हो जाएगा, 1 से 2 टोन आपका नीचे आना शुरू हो जाएगा। यानी कि एक मास्क का भी इसको फेस पे लगा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को मैं हमेशा कहती हूँ कि जो फेस अगर थोड़ी सी इरिटेशन हो रही है तो पैच टेस्ट जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा स्क्रब टाइप का है और ख़ास तौर पे जिन लोगों के पोर्स इनलार्ज होते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। अगर पोर्स इनलार्ज है वो ये लगा के मसाज नहीं करें, सिर्फ अप्लाई करके वॉश करें, मास्क की तरह, एक मास्क की तरह से ड्राई आउट करें और फिर वॉश करें। बिल्कुल बिल्कुल, इसको वॉश कर लीजिए। अच्छा, अभी भी आपकी स्किन पे काफी शाइन सी आ गई है। इसमें देखिए चीजें ऐसी है ना, अब हनी भी हमने इसमें मिक्स किया, खुद जो बीन्स का जो पाउडर है उसके अंदर ये क्वालिटी मौजूद है। अच्छा, अब मैंने इसको सिर्फ लगाया है, आप इसको जो है एज ए सीरम भी बना सकते हैं। बीन्स को आप रात को भिगो दिया, जैसे सुबह हमने बॉईल किया, जो इसका पानी है वो आप स्प्रे बॉटल में डाल के रख लीजिए, आप फेस पे लगाइए, आपके रिंकल्स खत्म हो जाएंगे। जबरदस्त भाई, क्या बात है, जबरदस्त, रिंकल्स भी खत्म कर रहा है आपकी, क्या बात है भाई। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मजीद जो है टिप्स और रेसिपीज शेयर करेंगे कि किस तरह से आप जो है ये राजमा जिसे कहते हैं इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं डेली लाइफ में। कई मजा आएगा, देखते रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। वेलकम
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आज मेरे पीसीआर में बड़ी रौनक लगी हुई है, बड़ी मज़े मज़े की आवाज़ें आ रही हैं पीसीआर से। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं किचन में, हुमैरा जा चुकी हैं और अब निगत हमारे साथ मौजूद है। निगत, आपने ये बड़ा अच्छा किया, ये दिखने में इतनी खूबसूरत लगती हैं भाई, ये हमें ये ज़रूर दिखाएं, मुझे दिखने में बड़ी खूबसूरत लग रही हैं और बहुत प्यारी सी बीन्स हैं। निगत, आप साथ साथ रेसिपी भी अपनी स्टार्ट करें कि आज क्या बता रही हैं? अच्छा देखिए, ये हमारे पास ड्राई हैं किडनी बीन्स, और देखिए जब इसको भिगो के बॉईल किया जाता है तो इसके साइज में इतना फर्क आ जाता है, ये तकरीबन डबल हो जाती है, डबल मुनाफा। तो इस वजह से इसको जो है ना, आज हम इससे दो चीजें बनाएंगे। वैसे तो इससे बहुत कुछ बन सकता है। एक हेयर मास्क बनाएंगे हम सही, क्योंकि ये प्रोटीन इसमें बहुत ज्यादा होती है, तो वो प्रोटीन मास्क आपको बहुत अच्छा। और प्रोटीन ट्रीटमेंट पार्लर में कितना महंगा बहुत होता है? महंगा होता है, और आप आराम से घर में अपना जो है तो इससे प्रोटीन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप वंस अ वीक लगाइए और आप देखेंगे कि आपके बालों में कितना फर्क पड़ता है, आपके बाल शाइनी और थिक बाल जो है तो हो जाता है बहुत अच्छा। उसके लिए जैसे कि हमने पाउडर लिया व्हाइट बीन्स का, कोई भी बीन्स ले लीजिए, व्हाइट कोई या भी रेड बीन्स का जो भी अवेलेबल हो आपके पास, उसका पाउडर लीजिए। अच्छा, अकॉर्डिंग टू आपके बाल के, आपके बाल कितने लंबे कितने घने हैं, मैं इस वक्त 2 चम्मच 2 टीस्पून इसमें जो है तो बीन्स का पाउडर ले रही हूँ। इसमें 1 चम्मच जो है तो इसमें कोकोनट ऑयल डालिए आप, ठीक है, तकरीबन 1 चम्मच कोकोनट ऑयल, और तकरीबन 2 से 3 चम्मच, जिससे इसका अच्छा पेस्ट बन जाए, दूध का डालिए। सही, और इसको अच्छी तरह से मास्क इसका बना लीजिए। दूध अगर लूक वार्म हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और इसको जब इसका पेस्ट बन जाए, जरा सा रनी सा, बहुत ज्यादा रनी ना हो कि बालों से गिरे, सही, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ भी नहीं करना निगत, सिर्फ दूध, कोकोनट ऑयल और ये तो यस, बड़ा इजी है। और ये इतना अच्छा है जो कि आपके बालों को स्ट्रेंथन भी करेगा, आपके बालों को मोटा, जैसे मोटा घना अलग अलग काला बाल जो होता है ना, इससे वो, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स हैं और बाल हमारे जो है प्रोटीन से बने हुए, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। तो ये जो है ना आप बालों पे अप्लाई कीजिए, आप पूरे बालों पे अप्लाई कीजिए। रूट्स पे भी लगा सकते हैं? रूट्स पे लगाने में कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। बस ये कि निकलना, फिर जरा सा ब्रश अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, वॉश अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। इसको आप यूज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका बनाते हैं शेक। ओह हाँ, इसके लिए मैं बड़ी क्यूरियस हूँ कि इसका शेक कैसा बनेगा। जो कि जिम में जो बच्चे जाते हैं, जो मसल्स बनाना चाहते हैं, जिनके मसल्स बने और चर्बी ना बने, वैसे जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं वो भी इसको जो है तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वो चीज़ प्रोटीन्स हैं जो कि आपके मसल्स को डेवलप करती हैं, आपको ये मांस को जिस कहते हैं कि वो चर्बी नहीं डेवलप करती। तो उसके लिए जो है हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो हम बीन्स सबसे पहले इसमें बीन्स चाहिए हमें। अच्छा, बीन्स ये कितनी ली हैं आपने निगत? आप तकरीबन इसमें ले लीजिए टेबल स्पून के हिसाब से 3 से 4 टेबल स्पून। 3-4 टेबल स्पून बॉइल्ड 3 से 4 टेबल स्पून आप बीन्स लीजिए। और ये मैं एक बड़ा जो मग होता है शेक का, उसके लिए जो है तो आपको बता रही हूँ। वो जो शेक का मग तकरीबन 200-250 का मिलता है शॉप्स पे, वही वाला मग जी, बड़ा वाला, वो बड़ा वाला। लेकिन ये तो आपको जो बड़े बड़े जो शेक पाउडर, जो प्रोटीन पाउडर जो मिलते हैं जिसके आप बनाते हैं, टिश्यू वो भी बड़े जो है ना एक्सपेंसिव मिल जाए, तो वो जो है ना इसका आप बड़े आराम से जो है उसका आप घर में बना सकते हैं और आप अपने पैसे जो है तो बचा सकते हैं, ठीक है। इसमें 1 कप आप जो है दूध डालिए। दूध डाल दिया। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट इसमें हनी डालिए। मतलब शुगर की रिप्लेसमेंट में जी, हनी, क्योंकि हेल्दी होता है, इस वजह से हनी अच्छा। नहीं तो ब्राउन शुगर या गुड़ जो होता है, मैं कहती हूँ वाइट शुगर को आप जो है तो अवॉइड कीजिए, और उसको जो है ना ब्राउन शुगर हो, हनी अगर आपके पास अवेलेबल है, आप हनी को इसमें यूज़ कर लीजिए। और इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे पानी, थोड़ा सा पानी। अच्छा, अगर हम पानी ना ऐड करें निगत तो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये होता है कि बाज़ औक़ात जैसे टेट्रा पैक का जो दूध होता है वो ज़रा थिक होता है, तो उसमें पानी ऐड किया करना तो अच्छा होता है, ठीक है। सही, ये ऑन है, ये ऑन है कि नहीं है भाई? ऑन होना तो चाहिए इसे भाई। हमारा ब्लेंडर ट्राई करें इसको। आई थिंक कुछ इशू आ गया है, इलेक्ट्रिसिटी का तो इशू नहीं है। मैं इसको ट्राई करूं? हाँ श्योर। ओह, मुझे करंट लग जाए। नहीं, ये जो है
चले हम इसको थोड़ी देर में ऐसा करते हैं निगत कि इसको अभी हम खाली ब्लेंड करना बाकी रह गया है, तो जी, हम और इसको फिर थोड़ी हाँ, देर में ब्लेंड ठीक कर है। लेते हैं जब तक ये हमारा टेक्निकल इशू सॉल्व होता है। इसके अलावा आप एक रेसिपी और भी बताने वाली थी। हाँ, मैं ये कह रही थी कि बस बल्कि उमेरा ने बता दिया है, फेस मास्क अगर इसका आप बनाया जाए, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उसमें आप 1 चम्मच जो है मलाई यूज कर लीजिए। और मतलब उसी मास्क में अगर हम मलाई ऐड कर लें तो वो ड्राई स्किन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर ऑयली है तो अर्के गुलाब और दूध जो है तो जो है वो सही ऐड कर भाई, लें तो बहुत जबरदस्त, अच्छा क्या जो बात है। इसका और मैं मास्क इस वाली रेसिपी से बड़ा इम्प्रेस हुई हूँ क्योंकि ये पार्लर में बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट Very होता है। expensive। 15,000 तो मुझे याद है कि मैंने 1-2 साल पहले पूछा था तो 15,000 का प्रोटीन ट्रीटमेंट था। अच्छा जी, रेसिपी अगर आपकी मुकम्मल हो गई है तो हम चलते हैं अपनी अपनी जगह पर, अपनी सीट्स पर। यहाँ पर शाह साहब से मैं पूछूंगी, शाह साहब बच्चों की आजकल प्रॉब्लम ये है, अभी हम सुबह भी यही डिस्कस कर रहे थे कि पैरों में उनके बड़ा दर्द रहता है बच्चों के, वीकनेस बहुत है, बोन्स की वीकनेस बहुत है। तो क्या हम अगर ये बीन्स का इस्तेमाल करें, किडनी बीन्स का, तो क्या बोन्स का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये जनरल वीकनेस को भी दूर करता है, हड्डियों के लिए भी बहुत बेहतर है, मस्कुलर पेन वगैरह भी ख़त्म करता है, और ये एक ग़िज़ा भी है और दवा भी है। दोनों चीज़ें हो रही होती हैं इसमें। और जिस तरीके से आप बाज़ बच्चे जो है ना वो गोश्त नहीं खाते हैं, बाज़ बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तो आप उसका नेमुल बदल के तौर पे आप ये दे दिया करें। तो इसमें ये है कि तमाम जिस्म की ताकत आ जाएगी। जिस तरीके से 94% प्रोटीन होती है, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने बताया, बिल्कुल कंफर्म होती है। और दूसरा ये है कि इसमें आयरन भी है और ये एंटी कैंसर भी है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। B17 है, B17 कैंसर पेशेंट्स के लिए बेहतरीन होता है और इसके खाने से आप कैंसर से बच सकते हैं। ओह, जबरदस्त। तो ये बीन्स उन बीन्स में से है जो कहते हैं ना बादाम में है, और भी जितने भी बीन्स जितने होते हैं, फ्रूट्स जो बीन्स वाले होते हैं या बीज वाले होते हैं, उन सब के अंदर जो होता है ये क्वालिटी होती है। जैसे एप्रिकॉट का जो बीज होता है उसमें भी B17 होता है। तो ये हमें खाना चाहिए, अपनी लाइफ में हमें इनटेक करना चाहिए इन चीजों को, ताकि अदरक हम में भी होता बच सके। बिल्कुल। ओह, जबरदस्त। अच्छा, एक बात मैं सोच रही थी जब हुमैरा बोल रही थी, पहले ऐसा होता था कि ये सारी बीन्स घर में पकते थे ना, और अब अगर पकते हैं तो बच्चे बड़े नखरे करते हैं, हम नहीं खाएंगे, लेकिन रेस्टोरेंट में जाके वही बीन्स वाला सैलेड ऑर्डर करते हैं। कि बच्चों के लिए हमें थोड़ा डिफरेंट स्टाइल लाना पड़ता है खिलाने के लिए। बच्चों को शायद सजावट ज्यादा अच्छी लगती है, मदर्स को थोड़ी सी एफर्ट उसमें डालनी पड़ेगी। और जरा सा मदर्स को उस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कि एक नई चीज बना लें। अच्छा, इवन इसको बॉईल करके जैसे सैलेड आप देते हैं या कोई चिप्स देते हैं बच्चों को, हाथ में दें। बचपन से अगर आप देखें, जैसे बच्चा जो है 8 महीने का हुआ, 10 महीने का हुआ, अच्छी तरह से इस बीन को बॉईल करके नरम हो जाए, आप उसके हाथ में दीजिए। जैसे हम चिप्स देते हैं, कोई भी चीज देते हैं, वो खाए, उसको आदत होगी। मैं इसके पकौड़े भी बनाती हूँ। अच्छा, इसको मतलब पीस के जैसे चने की दाल के पकौड़े बना लिया, जैसे माश की दाल के होते हैं, चने की दाल के होते हैं, तो इसको भी आप इस तरह करके। यार, बारिश वाला मौसम और पकौड़े की बात कर दी है भाई, आज पकौड़े हम खाएंगे, हम पकौड़ा पार्टी करेंगे आज सारे, तरह तरह के पकौड़े। और एक और निकट की बात से मुझे एक और टिप याद आई है। आई हैव अ टॉडलर इन माय हाउस एज वेल, माय भाभी सन। तो अब उसके साथ क्या होता है, उसको कोई चीज़ अगर दोपहर के या सुबह दी जाए खाने में तो उसको लगता है कि ये तो मुझे खाना खिलाया जा रहा है, लेकिन शाम को अगर वही चीज़ उसको दी जाए तो उसको लगता है ये चीज़ है। वो कहता है चीज़, कहते हैं हाँ ये चीज़ है आपकी, और वो खा लेता है। एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है बच्चों को। शाम को अगर कुछ दिया जाए तो बच्चे समझते हैं ये स्नैक है और ये हमारा फुल मील नहीं है। तो ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। शाह साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? मेमोरी के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा, अगर बीच में इंशाल्लाह कोशिश है कि नेक्स्ट वीक में आप कह रहे हैं ना बीज होते हैं, जो हम तकरीबन कुछ किस्म के बीज लाएंगे, मुख्तलिफ किस्म के बीज होंगे। वो पौधों के बीज भी हो सकते हैं, भिंडी के बीज भी हो सकते हैं, और भी चीज़ों सब्जियों के बीज होते हैं। हम वो चीज़ भी बना कर दिखाएंगे ताकि वो बच्चों को इस्तेमाल कराएं, घर वालों को इस्तेमाल कराएं, क्योंकि वो एक नेचुरल चीज़ें आप ले रहे हैं। अच्छा, ग़िज़ा में ही हमारे पास इलाज सब मौजूद कुछ है। है। लेकिन हमें अवेयरनेस की जरूरत है बस, कि हम उन चीज़ों को अपनी लाइफ में जब तक लेकर नहीं आएंगे, हमें नहीं पता। हम सिर्फ टिपिकल खानों की तरफ ही तवज्जो देते हैं कि हमने ये खाने बना लिए, हमारा पेट भर गया, बस हो गया। लेकिन जब तक पूरी हम एक अपना चार्ट देखिए कि सुबह से रात तक आप क्या खा रहे हैं, उन खाने में आप क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। इसी के साथ यहाँ पर एक कॉलर भी है निखत, अगर कॉल ले लेते हैं फिर हम आपकी तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, मैं कराची से बात कर रहा हूँ, सैयद हुस्नुद्दीन नाम है मेरा जी। क्या कहना चाहेंगे? मैं अपना थोड़ा सा मौजूद मेरा मेडिकल ही है। ये मोरों का जो अपना कमर में जो दर्द होता है, तो ये बीन्स की जो अभी बात कर रहे थे, जी मैं जी। गोश्त बिल्कुल नहीं खाता हूँ।
तो अच्छा। इसके लिए मैंने कुछ डॉक्टर साहब से पता करना था कि मोरों की तकलीफ वगैरह की वजह से। आप बीन्स नहीं खाते, आप ये कह रहे हैं हसन? नहीं खाते। अच्छा, दूध गोश्त, मैं पीता उसका हूँ, तो गोश्त मैं alternate नहीं है। खाता हूँ। सही सही। अच्छा हसन, एक और बात आप बताएं कि कमर में आपको कहाँ पर L4, तकलीफ L5 होती है? मोरों मोरों की? मोरों सही। ये कमर वाली साइड पे। सही है, बिल्कुल हसन, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपको बताते हैं जी शाह साहब, आपने पकड़ लिया था कि मोहरे और L4 समथिंग कुछ जी क्या बात हो रही थी? L4, L5, S1, मोरानो, S2 यहाँ गर्दन का भी और कमर के भी सही। होते हैं। जैसे कमर में होता हो तो कमर से पीछे पीछे टांगों में दर्द आता है और इसमें लेटते बैठते चक्कर भी महसूस होते हैं, जिसको आप आमतौर पर जैसे जो कमर से टांगों में आ रहा होता है उसे शाटिका पेन भी कहा जाता सही। है। तो उसको दूर करने के लिए आप लोबिया खाएं, वो बॉईल करके खाएं, इसमें आपको प्रोटीन मिलती रहेगी। और जो इलाज के तौर पे जो है आपने 3 जड़ी बूटियां हैं, उसमें आपने लेना है सफ़ेद मूसली 50 ग्राम और गोंद फुलाई ये भी 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिलाकर पाउडर बनाएं। 1 चाय वाला चम्मच सुबह, 1 चाय वाला चम्मच शाम, खाना खाने से पहले 1 कप दूध या पानी से लें और ये कंटिन्यू 2 महीने इस्तेमाल करें। अल्लाह से इतनी उम्मीद है कि 1 महीने बाद आप वॉक करने लग जाएंगे। जबरदस्त, आपको क्या बात है। तकलीफ उसी नहीं के साथ शाह साहब, अगर आप किचन में तशरीफ ले जाती तो मैं भी आपको ज्वाइन कर लेती। जी, बिल्कुल। हुमैरा, अगर आप भी कोई जब तक बताना चाहें उनके पेन के लिए कोई रेसिपी? जैसे अगर पेन उनको ज़्यादा हो रहा है तो मैं यहाँ पर उनको 3 चीज़ें बता देती हूँ। 3 चीज़ों मिक्स करके आप बना लीजिए। ये ऑयल बन जाएगा, 7 अजवाइन, 7 पुदीना और 7 काफूर। ये तीनों इक्वल क्वांटिटी में आप परचेज कीजिए। पहले थोड़ा थोड़ा ले लीजिए, उसके बाद दोबारा आप बनाएंगे जब ज़्यादा ले लीजिएगा। किसी जार में बंद करके रख लीजिए। ये थोड़ी देर के बाद ऑयल बन जाएगा और जहाँ आपके ये चाहे मोरों का दर्द हो, हड्डी का किसी किस्म का दर्द हो, आप ये लगा सकते हैं। रात को लगाइए, आप देखिएगा सुबह आपका पेन गायब होगा। जबरदस्त भाई, क्या बात है, इंस्टेंट रिलीफ, जबरदस्त। अच्छा शाह साहब, आप अगर अपनी रेसिपी यहाँ पर शुरू कर लेते ताकि हम जल्दी से इस रेसिपी को भी शामिल कर लेते। जी बिल्कुल। आप अक्सर लोगों को पेट में मैदे में जलन रहने लग जाती है, गैसेस होने लग जाती है, खट्टी मीठी डिकारें शुरू हो जाती हैं। आप लोबिया बॉईल करके शाह साहब, आप वैसे इसका सिर्फ चाट खट्टी होती है, मीठी ठिकाने तो नहीं होती। बालों का मीठी भी आती है, मीठी भी आती है। अच्छा, मुझे तो कभी नहीं आई शाह जैसे साहब। दांतों में गरम ठंडा लग रहा होता है ना, इसी तरीके से डिकारों का भी जायका आ चुका है। ठीक है, अच्छा ठीक है उसे जी शाह दूर साहब। करने के लिए आपने ये सौंफ ले लिया हमने, और सौंफ ये का उसका पाउडर पाउडर है। सही, ये सौंफ का पाउडर है। सौंफ इसका का वजन पाउडर, लेना खुशबू है इसकी बड़ी प्यारी है। 50 ग्राम। 50 ग्राम सौंफ का पाउडर। जी हाँ। ये है लीमू खुश्क लीमू। जी हाँ। सही, ये उसका पाउडर है। ओके। खुश्क लीमू का पाउडर, ये भी 50 ग्राम? जी 50 ये भी 50 ग्राम है। सही। ठीक उसके साथ ये है क्या पुदीना। चीज़ है? ओ, सूखा हुआ पुदीना। सूखा हुआ पुदीना है ये। ठीक है, ये उसका पाउडर है। सही, सूखा हुआ इसका वजन भी पुदीना 50 ग्राम लेना है। और ये है अजवाइन। अजवाइन, और ये अजवाइन इसका का पाउडर है। सही, इसका वजन भी 50 ग्राम लेना है। सही। अगर ब्लड प्रेशर हो तो काला नमक इस्तेमाल ना करें, और अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो आप काला नमक इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें जायके के तौर पे। सही। और ये भी 50 ग्राम? नहीं, ये 20 ग्राम डालना है। अच्छा, हस्बे जायका, हस्बे जायका डालना है। सही। इसे मिक्स कर लें और हर खाने के बाद आधी चाय वाली चम्मच सादा पानी से। ये उनके लिए भी बेहतर है जिनको शदीद कॉन्स्टिपेशन रहता हो या पेट दर्द की शिकायत रहती हो, और या अक्सर नौजिया लोग भी खाना रहता हो। खाते हैं उसमें पेट दर्द शुरू हो जाता है, नौजिया, दिल मतली करने लग जाता है। हमारे पास जब कोई भी आता है कहता है पेट में दर्द हो रहा है, हम कहते हैं कोई बात रुकी हुई है बता दो तो पेट का दर्द खत्म हो जाएगा आपका। सबसे पहला इलाज तो यही होता है, कोई बात है तो बता दें। तो वो चीज़ दूर हो जाती है। सही। तो ये हमारा जो एक, इसको क्या कहेंगे हम शायद, जी, इसका ये नाम? हाजमे का सफूफ कहलाएगा। ओके, आपका। सफूफ। सफूफ कहलाएगा। सही। अब जो लोबिया से आप अपने फालतू बालों को किस तरीके से खत्म कर सकते हैं, उसके लिए आपने सिर्फ 2 चीजें लेनी है। एक तो लोबिया का पाउडर लेना है। ओके। ये लोबिया खुश्क साबुत है। लोबिया का? जी हाँ, खुश्क लोबिया का पाउडर, तकरीबन उसका वजन लेना आपने 50 ग्राम। 50 ग्राम। और ये किस्ते शीरी का पाउडर, सही, किस्ते शीरी का पाउडर, ये भी मिला लें 50 ग्राम। सही। इसे मिक्स करके आपने जितना लगाना हो उतना पानी में इसका पेस्ट बनाएं, रात को लगाएं, सुबह धो लें। एक टाइम रोज़ाना करना है और ये कंटिन्यू इस्तेमाल करना है 2-2.5 महीने तक। ये आस्ते आस्ते बारीक होकर ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा नहीं निकलेंगे। जबरदस्त, क्या बात है। Facial अच्छा, hairs हमने को क्या खत्म क्या करने के लिया लिए। था शाह साहब? एक तो हमने इसका लोबिया का पाउडर पाउडर लिया आपने, सही, और और दूसरा? किस्ते शीरी,
किस्ते शीरी, किस्ते शीरी, किस्ते ठीक शीरी, है। ये उसका पाउडर लिया आपने। तो ये इसका वजन आपने लेना है बराबर वजन 50-50 ग्राम मिक्स करके पाउडर बनाए, और फिर जितना लगाना उतना पानी में पेस्ट बनाना है और अपने फालतू बालों पे लेप करना और है। रात को सो सकते हैं रात को लगा लगा के सो जाएं, सुबह धो लें, 1 घंटे के बाद इसको झाड़ लें, धोना सुबह ही है। सही, तो जबरदस्त, क्या इसमें बात ये है। चीज़ भी आपकी क्लियर हो जाएगी। ओके, दूसरी चीज़, जबरदस्त। जी जी, एक होता है जिस तरह पट्ठों में वीकनेस होना, आंखों के आगे अंधेरा आना और जिस्म का दुखना, बाज़ लोगों का विटामिन डी की कमी की वजह से, विटामिन B12 की कमी की वजह से, लेकिन लोबिया ऐसी चीज़ है इसमें विटामिन B12 भी पाई जाती है क्योंकि फुल फ्रॉम प्रोटीन है ये, ठीक है। तो उसमें आपने लेना है लोबिया का जो बॉयल किया हुआ, उसको सुखाने के बाद पाउडर लेना है। अच्छा। उसका वजन आपने लेना है 50 ग्राम, सही 50 ग्राम। और सही। एक ही चीज़ उसमें डालेंगे आप, सफ़ेद मूसली, सही, सफ़ेद मूसली, उसका वजन भी लेना है 50 ग्राम। 50 ग्राम, जी हाँ, ऐसे मिक्स कर लें और सुबह शाम खाने से पहले, अगर भूल जाएं तो खाने के आधे घंटे बाद एक छोटा चाय वाला चम्मच 1 कप दूध या पानी के साथ, ये कंटिन्यू आपने 45 दिन यूज़ करना है। सही। इससे और बेनिफिट ये होंगे, अगर आपका विटामिन डी कम है तो वो भी पूरा होगा, आपको असाबी कमज़ोरी हो, पट्ठों में कमज़ोरी हो, सुस्ती काहली हो, चक्कर महसूस होती हो, उसके लिए भी बेहतर है। कैल्शियम की कमी हो तो ये उसके लिए भी बेहतर है, क्योंकि सही। सफ़ेद मूसली में विटामिन डी और कैल्शियम की मिकदार बहुत पाई जाती है। जबरदस्त, क्या तो बात इस तरीके से आपके पट्टे भी मजबूत हो गए, आपको ताकत भी आ गई और आप एक्टिव भी हो गए। जबरदस्त, क्या बात है। अच्छा शाह साहब, हमारी रेसिपी यहाँ पे जी, कंप्लीट बिल्कुल हो चुकी है। complete हो अब मैं भी अपनी नशिश संभाल लेती हूँ और आप भी आ जाएं। यहाँ पर निगत से मैं पूछना चाहूँगी, जब बात हो रही है स्किन और बालों की, ओहो, बालों की जब बात हो रही है तो बालों के लिए आपने जैसे कि बताया था इसका पेस्ट भी ज़रूरी है। अगर हम इसको खाएं लाइक डेली मील में, क्या हम इसको डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर कर रहे हैं तो फिर बालों के लिए क्या बेनिफिट्स होंगे? अच्छा, बिल्कुल इसको डेली, उसमें आप डेली लाइफ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जैसे शाह साहब ने बताया कि बॉईल किया हुआ जो लोबिया है उसका पाउडर अगर आप कस्टर्ड बना रहे हैं, 1 चम्मच वो पाउडर भी डाल लीजिए। मीठे कस्टर्ड में डाल दें? यस, क्योंकि ये टेस्टलेस है ना, आपने सही। उसको चाहे नमकीन बनाना है, मीठा बनाना है, फीका होता है ये। ठीक है, आप उसको बना लीजिए, कस्टर्ड में डाल लीजिए, जो कि आपके अंदर जाएगी। देखिए, ऊपर से आप कुछ भी लगाएं फर्क बहुत पड़ता है, बट लेकिन खाने से सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, ये बात तो मैं internal बिल्कुल आप अग्री करती हूँ। यहाँ पर एक कॉलर है तो इनका एक कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं मिसेस कमाल बात कर रही हूँ पेशावर से। जी, क्या कहना चाहेंगे? पेशावर के लोग हमारे पास भी हैं आज। हाँ जी, ये मेरा क्वेश्चन था कि मेरा आर फैक्टर ज्यादा है, यानी आर्थराइटिस का इशू है थोड़ा सा मुझे। सही। तो मैंने ये नोट किया है कि जब कभी भी मैं लोबिया खाऊं तो मेरा ये मसला ज्यादा हो जाता है, स्टिफनेस। तो क्या ये वाकई इसकी वजह से होता है या मेरा वहम है? अच्छा, जल्दी से भाई हुमैरा अगर आप हमें बता दें, क्योंकि कुछ चंद सेकंड्स हमारे पास रह गए। देखिए, जैसे भी शाह साहब ने स्टार्ट में बताया था, यूरिक एसिड जो होता है, और उसी की वजह से जब यूरिक एसिड आपका बढ़ रहा होता है तो आरए फैक्टर पे इसके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल। तो ये चीजें, जैसे रेड मीट मना होता है, इसी तरह ये रेड बीन्स हमने भी मना मना किया है कि ये होती बीन्स चने की मना दाल होते भी हैं। मना होती है। कोई भी बीन्स हो, हाँ, उसमें किसी भी प्रोटीन तरह ज्यादा होती है। भाई प्रोटीन्स, यानी कि इनको प्रोटीन्स अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल, आपको जो है जनाब, आपने जवाब सुन लिया कि आपका वहम नहीं है, वाकई में ऐसा होता है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट रह गया है। आप तमाम लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी आप लोग आते हैं बड़ी मुस्कुराहटें बिखेरते हैं हमारे सेट पे, बड़ा मज़ा आता है आप लोगों के साथ शो करके। कल एक नए शो, एक नए टॉपिक के साथ आप तमाम लोगों की स्क्रीन पर हाजिर होंगे। तब तक हमें देखते रहें, पसंद करते रहें, और साथ ही साथ अगर कुछ कहना चाहते हैं, कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो फेसबुक पेज जी उठा पाकिस्तान पर ज़रूर अपना जो है मैसेज छोड़ें। कोई ऐसी वीडियो चाहते हैं कि भाई दुनिया देखे, काफ़ी सारी वीडियोज़ इस पर आती रहती हैं, हम शेयर भी करते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियोज़ हम दिखाएँ, आपका कोई ऐसा टैलेंट जो आप चाहते हैं लोग जाने, तो ज़रूर हमें मैसेज भी कीजिए, हमें अपनी वीडियोज़ भी भेजिए। उसी के साथ साथ शो का टाइम क्योंकि हो गया है ख़त्म, मुझे सैयद अरनम फातिमा को दीजिए इजाज़त। कल इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।